Okay, so this is going to be the agenda for this week. We are going to see some properties of relations, properties of candidate keys, entity and relational integrity, constraints, and then transforming ER and ER diagrams to relations. Okay, first of all, the concept of relations. Definition क्या है इसकी? A relation is a named two-dimensional table of data. तो रिलेशन जो होता है वो एक तरह का टू डायमेंशनल डेटा होता है जिसमें कॉलम्स होंगे और रोज होंगी. टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज. रोज को हम रिकॉर्ड्स भी कहते हैं. एंड दीज आर कॉलम्स. कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स भी कहते हैं. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन. इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं? 4 कॉलम है और कॉलम के आपको नाम भी नजर आ रहे हैं. एंड इट हैज सम रोज. रोज कितनी है? 5 है कि 6 है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा. साइज ठीक है? क्या 5 है ना रोज. और रिलेशन का नाम भी है एक. नाम क्या है? एम्प्लॉय 1. ठीक है, चलें यहां तक तो मामला चल रहे हैं आगे. टू स्टोर एंड रिट्रीव अ डेटा विद इन फॉर एवरी रिलेशन वी मस्ट हैव अ प्राइमरी की. तो एक प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा डिटेल में अगली स्लाइड्स में देखेंगे. लेकिन यहाँ पे आपको एक कॉलम नजर आ रहा है जिसके नीचे कॉलम का नाम है एम्प आईडी. उसके नीचे अंडरलाइन नजर आ रही है आपको. एम्प आईडी के नीचे एक अंडरलाइन भी नजर आ रही है. तो रिलेशंस के अंदर कुछ एक या एक से ज्यादा कॉलम्स को हम प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं और जिसको प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं उसे हम उसके नीचे अंडरलाइन मेंशन करते हैं ताकि उससे पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर रिलेशंस की प्राइमरी की क्या है. ठीक है जी. तो यहां पे जो प्राइमरी की है वो एम्प आईडी है. तो जितने भी रिलेशंस होते हैं उनमें हमने प्राइमरी की भी डिक्लेयर करनी होती है. रीजंस क्या है इसको हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं. लेकिन फिलहाल एक चीज में होनी चाहिए आपके कि प्राइमरी की का भी कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है. शॉर्ट हैंड नोटेशन इस रिलेशन के लिए आपको नजर आ रही है. एम्प्लॉय 1 नेम ऑफ द रिलेशन. देन ये आपको ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं. ब्रैकेट्स के अंदर कॉलम के नाम आ रहे हैं. एम्प आईडी अंडरलाइन आपको नजर आ रहा है which is an indication that this particular field or column is a primary key. And then second one is name, third one is department name and then a salary. तो आप एक शॉर्ट हैंड नोटेशन में भी किसी रिलेशन को इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं. इसमें डेटा नहीं है. इट इज ओनली डिपिक्टिंग द नेम ऑफ रिलेशन एंड नेम ऑफ द कॉलम्स. जबकि ये जो है इसमें आपको डेटा भी नजर आ रहा है. तो यू कैन से दैट इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ रिलेशन. स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन को हम इस तरीके से टेक्सचुअली डिस्क्राइब कर सकते हैं. रिक्वायरमेंट्स फॉर अ टेबल टू क्वालिफाई एज रिलेशन. तो हर टेबल रिलेशन नहीं होता. पहली बात, हर वो टेबल जिसमें जिसको क्वालिफाई करना चाहिए कि उस टेबल को हम रिलेशन कहना शुरू कर दें. हम कहें जी हाँ ये टेबल तो है लेकिन ये टेबल रिलेशन भी है. उसके लिए देयर आर सर्टेन रूल्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी क्वालिफाइड. पहला क्या है? इट मस्ट हैव अ यूनिक नेम. इट मस्ट हैव अ यूनिक नेम मतलब क्या हुआ कि जब एक डेटाबेस हम बनाते हैं तो डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल 81 है,
एक T2 है, एक T3 है। अब किसी विद इन वन डेटाबेस टेबल एक नाम के नहीं हो सकते, एक नाम के दो टेबल नहीं हो सकते। ठीक हो गया। आप रिलेशन बेसिकली हम कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो अगर जो रिलेशन अगर हम बात करेंगे डेटाबेस के अंदर रिलेशंस की बात करेंगे, जो विच इज अ टू डायमेंशनल टेबल, तो विद इन अ डेटाबेस नेम ऑफ द टेबल मस्ट बी यूनिक। आप दो T1 नहीं रख सकते। T1 अगर आप रखेंगे तो इट विल नॉट बी अलाउड, एक नाम के दो टेबल नहीं हो सकते। सेकेंडली, एवरी एट्रीब्यूट वैल्यू मस्ट बी एटॉमिक, नॉट मल्टी वैल्यूड, नॉट कंपोजिट। अब हमने ERD डायग्राम में दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे। वन वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, और दूसरा कौन सा था? कंपोजिट। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स अगर ERD में हमने बनाए भी हैं, तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स अलाउड नहीं है रिलेशंस में। इसका मतलब है वी नीड सम मेथड टू ट्रांसफॉर्म आवर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। सिमिलरली वी कैन नॉट एज इट इज कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को हम रिलेशंस के अंदर नहीं डाल सकते। इसका मतलब है अगेन देयर वुड बी सम मेथड कि कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को एटॉमिक एट्रीब्यूट्स में कैसे कन्वर्ट करना है। इसके अंदर रिलेशंस के अंदर सिर्फ एटॉमिक एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे हमने नेम देखा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। फर्स्ट नेम इज वन यूनिट, लेकिन फर्स्ट नेम प्लस नाम लास्ट नेम दोनों कंबाइन करके कंपोजिट एट्रीब्यूट बना के हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, हम अलग अलग करके रख सकते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ हैविंग एटॉमिक वैल्यूज। थर्ड, एट्रीब्यूट्स जिन्हें हम कॉलम भी कहते हैं, इन अ टेबल मस्ट हैव अ यूनिक नेम, यानी कि विद इन अ टेबल C1 कॉलम का नाम है, C2 कॉलम का नाम है, लेकिन कॉलम नेम भी डुप्लीकेट नहीं हो सकते। अगर आप C2 रखने की कोशिश करेंगे तो इट विल नॉट बी अलाउड। तो जैसे डेटाबेस के अंदर टेबल नेम यूनिक होना चाहिए, इसी तरह विद इन अ टेबल कॉलम नेम शुड बी यूनिक। एक्सेल में अगर हम टेबल बनाएं तो क्या हम डुप्लीकेट कॉलम नेम रख सकते हैं? एक्सेल में रख सकते हैं, क्या ख्याल है? रख लेते हैं। एक्सेल में डुप्लीकेट नेम भी रख सकते हैं, और एक्सेल की एक ही शीट पे आप एक ही नाम के दो टेबल भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इट मींस एक्सेल इज नॉट प्योर डेटाबेस, इट्स नॉट अ प्योर डेटाबेस। इस वजह से ये वाले रूल्स एक्सेल में अप्लाई नहीं होते। फोर्थ, ऑर्डर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी रेलिवेंट, यानी डेटाबेस के अंदर आप C2 को इधर करते हैं, C1 की जगह पे करते हैं, C2 को C1 की जगह पे करते हैं, डेटाबेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आप अपने SQL के जरिए आप जिस टेबल को पहले शो कराना है, जिसको बाद में शो कराना है, दैट यू कैन डू वेरी इजीली। तो आपके लिए उनका कोई ऑर्डर रेलिवेंट नहीं होता, जहां मर्जी जिस कॉलम को आप बना दें। डिपेंड करता है कि आपने जब उस टेबल को प्रिंट करवाना है या डिस्प्ले करवाना है, उस वक्त आप कॉलम क्या क्या ऑर्डर देते हैं। जो ऑर्डर देंगे उस ऑर्डर में वो चीजें आपको डिस्प्ले कर देगा। फिफ्थ, ऑर्डर ऑफ रोज मस्ट बी रेलिवेंट। ठीक है, ये यानी कि रोज के अंदर भी जो ऑर्डर है वो भी आपके अपने कंट्रोल में होता है। आप नीचे वाली रो ऊपर कर सकते हैं, ऊपर वाली रो नीचे कर सकते हैं। ऑर्डर से डेटा की इंटेग्रिटी पे, क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज का ऑर्डर भी ऊपर नीचे होना इररेलेवेंट है, कॉलम ऑर्डर आगे पीछे होना दैट इज आल्सो इररेलेवेंट। एनी क्वेश्चन ऑन दीस रूल्स? कितने रूल्स हैं? 6 रूल्स हैं, सिंपल रूल्स हैं, कोई इसमें खास कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है। ओके, नोट ऑल रिलेशंस आर इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अभी एक नई टर्म आ गई है,
कि जितने भी रिलेशंस होते हैं ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होते हैं। अब नॉर्मल फॉर्म्स हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, लेकिन उसमें जो मोस्ट कॉमन नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं वो 3 होती हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। जो सबसे बेसिक फॉर्म होती है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होती है। इसका मतलब है कि अगर एक्सेल के अंदर हम एक टेबल बनाते हैं और वो टेबल इन रूल्स को फॉलो करता है तो हम कह सकते हैं कि एक्सेल में बना हुआ टेबल भी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म की स्टेट में है। और जो दूसरी डेटाबेसेस हैं उनके अंदर आपको अलाउ ही नहीं करेगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। जो जैसे ही आपको ये रूल्स आपको लाजमी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात करते हैं या एसक्यूएल सर्वर की बात करते हैं या माई एसक्यूएल की बात करते हैं, किसी भी रिलेशनल डेटाबेस में जब भी आप एक टेबल बनाएंगे वो इन रूल्स को फॉलो करवाएगा आपसे, अदरवाइज आपको अलाउ ही नहीं करेगा। और जैसे ही आपका टेबल बनेगा इट मीन्स दैट इट इज गारंटीड दैट इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? इज दिस ए रिलेशन? जी क्या कहते हैं? ये लास्ट रो में जो बैठे हैं चार, पहले फौजी भाई कुछ बताएं, फिर उनका पड़ोसी। क्या ये नॉर्मल फॉर्म में है, रिलेशन है कि नहीं है? एनी आइडिया, एनी गैस? नहीं है? तुम क्यों बोले भाई? सीनियर तो ना बोले, थोड़ा सोचने तो, दिमाग लड़ाने तो यार जूनियर्स को। वजह मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नजर आ रहे हैं इसमें। कौन से, कहां पे नजर आ रहे हैं ये? अगर आप देखेंगे तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि मार्गरेट सिम्पसन मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है, उसकी सैलरी 48,000 है, लेकिन उसने 2 कोर्सेज किए हैं। एक SPSS का कोर्स किया है फलां तारीख को और एक उसने सर्वेस का किया है फलां तारीख को। इसका मतलब है कि हमने कोर्स टाइटल में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट था जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हो सकती थी, तो हमने कोर्स टाइटल वाज कॉन्सेप्चुअली ERD के कॉन्टेक्स्ट में वो एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट था, तो इसलिए हमने एम्प्लॉय ID 1 के 100 हमने 2 वैल्यूज डाल दी हैं, ये 2 वैल्यूज डाल दी हैं हमने। इसी तरीके से हमें नजर आ रहा है कि एम्प्लॉय ID 110 के अगेंस्ट अगेन हमें 2 वैल्यूज नजर आ रही हैं, विजुअल बेसिक और C++, क्योंकि इसने 2 कोर्सेज किए हैं। तो इसका मतलब है कि एक वैल्यू में हमने क्या किया, हमने वी हैव ट्राइड टू इंसर्ट अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, जो ERD में कॉन्सेप्ट है उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश किया। नीचे भी आपको नजर आ रहा है SPSS जावा इसने किया हुआ है। तो इसमें हमने वी हैव ट्राइड टू इंड्यूस और डिफाइन अ कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हियर। दैट्स व्हाई एक्सेल में ये बना सकते हैं, इस तरीके से एक्सेल में बना सकते हैं। इसका मतलब एक्सेल हमें ममानियत नहीं करती, इस तरह की मर्जी टेबल जितने भी बनाते रहे, बट एक्सेस विल नॉट अलाउ यू। एक्सेस में तजर्बा करने की कोशिश करके देख लें आप, ये काम नहीं करने देगी आपको। अच्छा, अब हाउ टू कन्वर्ट दिस टेबल इनटू अ रिलेशन। एक और कॉलम या एक और रो? एक और कॉलम भी बन सकते हैं वैसे और 1-2 रो भी बन सकती है, क्या बेहतर है? एक और कॉलम बनाने में क्या मसला होगा? आप कहते हैं कोर्स टाइटल 1, कोर्स टाइटल 2, कोर्स टाइटल 3, ठीक है। तो अगर 2 कॉलम बना लेते हैं, कोर्स टाइटल 1 और कोर्स टाइटल 3, और उसने अगर एक और कोर्स पढ़ लिया, या आप उसको कहें भाई आप 2 से ज्यादा कोर्सेज नहीं पढ़ सकते, ये कहना क्योंकि हमारी डेटाबेस अलाउ नहीं करती, ठीक है, फंस जाएंगे आप। फॉर एग्जाम्पल 3 भी कर लेते हैं लेकिन एक आ जाता है चौथा कोर्स पढ़ने के लिए, तो वो आपको अलाउ नहीं करेगी। तो कहें जी हमारी डेटाबेस में फ्लॉ है, उसमें लिमिटेशन है, इसलिए आपको हम और कोर्स नहीं पढ़ने की इजाजत दे सकते, चाहे जितना दिल करे आपका, लेकिन हम नहीं पढ़ने देंगे आपको। ठीक है जी, तो ये इस तरह का मसला आएगा अगर कॉलम बना देते हैं आप तो।
आएगा, बिल्कुल ठीक है। रोज बना देंगे तो क्या करेंगे फिर हम? डुप्लीकेशन का मसला आएगा। रो में रो बना देंगे तो डुप्लीकेशन का मसला आएगा। ठीक हो गया। तो अब दो तरीके हैं, कॉलम बना लें या रोज बना लें, लेकिन हम रोज बना के मसले हल करने की कोशिश करते हैं ताकि मल्टी वैल्यूड वाला जो मामला है वो खत्म हो जाए। तो अब ये देखिए हमने क्या किया है, ये नीचे जो एम्प्लॉय टेबल के चार जो कॉलम्स इनको हमने रिपीट कर दिया है। एम्प्लॉय आईडी 100, मार्गरेट सिम्सन मार्केटिंग 4800, ये पूरे के पूरे चार कॉलम हमने रिपीट कर दिए हैं और यहाँ पे फिर उसके आगे हमने सर्वे लिख दिया है। टेक्निकली ये ठीक है, क्योंकि अगर हम मैंने ये चेक करना है कि जी 100 एम्प्लॉय 100 ने कौन कौन से कोर्सेज किए हैं, तो क्योंकि SPSS भी 100 से ही लिंक है, 100 के अगेंस्ट ही लिखा हुआ है और सर्वे भी 100 के अगेंस्ट लिखा है, तो मैं देख सकता हूँ कि 100 ने कौन कौन से एम्प्लॉय आईडी 100 ने कौन कौन से कोर्सेज पढ़े हुए हैं। आई कैन गेट द इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी। तो ये रिलेशन अबव हैज ओनली अ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब इसके अंदर सारे अब सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गए हैं। जहां जहां हमने एडिशनल रोज क्रिएट करके तो हमने वो जो मल्टी वैल्यूड वाला कॉन्सेप्ट था उसको हमने खत्म कर दिया है। That's why we are saying relation above has only single valued attribute and now satisfies the atomic property of a relation. तो अब वो एटॉमिक प्रॉपर्टी वाला जो मसला था कि जी मल्टी वैल्यूड नहीं हो सकता, वो वाला मसला हमने हल कर लिया। तो अब ये रिलेशन की, अब इसके देखेंगे, अब जो 6 प्रॉपर्टीज थी उनमें क्या क्या था? कॉलम नेम डिफरेंट होना चाहिए, आपको कॉलम नेम डिफरेंट नजर आ रहा है। हर रो का वो मैटर नहीं करता, चलें वो इसमें नहीं आ रहा, लेकिन है कि आप ये देख लें कि इसके अंदर कॉलम नेम डिफरेंट है। तो इसलिए ये इसको अब हम रिलेशन कह सकते हैं, इस टेबल को अब हम रिलेशन कह सकते हैं। डुप्लीकेशन के मसाइल हैं, लेकिन बहरहाल रिलेशन इसको हम कह सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट? कंफ्लिक्ट नहीं हुआ अगर मैं एम्प्लॉय आईडी 100 को से कोर्स टाइटल अप्लाई करूं तो फिर कंफ्लिक्ट नहीं आएगा? कौन सा तो बेस्ट केस आएगा या फिर अगर मैं फॉर एग्जांपल ये क्यूरी करता हूं कि मुझे ये बताएं कि एम्प्लॉय आईडी ने कौन कौन से कोर्सेज किए हैं 100 में, तो मैं निकाल सकता हूं ना कि SPS 100 भी किया है उसने और सर्वे भी किया है। 2 कोर्सेज किए हैं उसने। एम्प्लॉय आई 100 ने, एम्प्लॉय आईडी 100 ने कितने कोर्स, कौन कौन से कोर्सेज किए हैं, ये मैं निकाल सकता हूँ ना यहाँ से, कि नहीं? क्या ख्याल है? क्योंकि 100 के अगेंस्ट 2 कोर्सेज लिखे हुए हैं, एक SPSS लिखा हुआ है, दूसरा सर्वे लिखा हुआ है, तो मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, हाँ, लेकिन मैंने अभी तक यूनिकनेस डिस्कस नहीं की है अभी तक नहीं की। और उसमें रिलेशन में भी प्राइमरी की यूनिकनेस का है रूल, प्राइमरी की यूनिक होनी चाहिए, ये वाला रूल है। उसमें भी रूल नहीं है ये वाला। ठीक है जी। तो ये रिलेशन जो है ये इट सेटिस्फाइज, इस हद तक सेटिस्फाई कर रहा है कि इसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हमने खत्म कर दिए हैं। ये एक हमने थोड़ी सी इंप्रूवमेंट किया उसके अंदर फ्रॉम रिलेशनल डेटाबेस पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं रिलेशन की, जिसमें प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्राइमरी की, an attribute or combination of attribute that uniquely identifies each row in a relation. The concept of primary key is related to the term identifier defined in chapter 2. अच्छा, जब हम ERD डायग्राम डिस्कस कर रहे थे तो हमने आइडेंटिफायर की टर्म यूज की थी। आइडेंटिफायर अगर आपने रिवाइज किया है लेक्चर तो आपको नजर आया होगा कि आइडेंटिफायर की हमने बात की थी कि आईडी, जब हम कोई एंटिटी आइडेंटिफाई करते हैं तो हम कोई आइडेंटिफायर भी उसका आइडेंटिफाई करते हैं जिससे वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। तो वो जो आइडेंटिफायर का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ट्रांसलेट हो रहा होता है रिलेशनल मॉडल में आके विद द प्राइमरी की। तो यहाँ पे जैसे हमने पिछली एग्जांपल देखते आ रहे हैं कि एम्प्लॉय 1 का एक रिलेशन है एंड एम्प्लॉय आईडी इज बेसिकली यूनिकली आइडेंटिफाइड।
एन एम्प्लॉय, यानी हर एम्प्लॉय की आईडी यूनिक होगी, यूनिक रखनी पड़ती है हमें। CNIC हमारी यूनिक है, इसी एम्प्लॉय विद इन एन एम्प्लॉय आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक है। तो ये यूनिकनेस हमें क्रिएट करनी पड़ती है डेटाबेसेस की वजह से। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी की इज रिलेटेड टू द टर्म आइडेंटिफायर। अब इसमें आपको एक चीज नजर आ रही है कि इस डायग्राम में पिछली डायग्राम में आपको नजर आ रहा था कि देयर वाज सिंगल कॉलम एम्प्लॉय आईडी, सिंगल कॉलम था जिसे हमने एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की डिक्लेयर की थी। लेकिन प्राइमरी की कैन बी कंपोजिट एज वेल, यानी कि इट कैन बी बेस्ड ऑन मोर देन वन कॉलम्स। प्राइमरी की सिंगल कॉलम बेस्ड होनी जरूरी नहीं होती, इट कैन बी बेस्ड ऑन मल्टीपल कॉलम्स। तो अगर आप ये नीचे वाला टेबल देखें, डिपेंडेंट वाला टेबल देखें, तो इसके अंदर 4 कॉलम को मिला के हमने प्राइमरी की क्रिएट की हुई है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ कंपोजिट प्राइमरी की। इसको हम कंपोजिट प्राइमरी की कह रहे हैं। एक घर के अंदर एक नाम के 2 बच्चे हो सकते हैं, एक घर के अंदर नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि एक घर एम्प्लॉई है, उसके डिपेंडेंट्स हैं एक घर के अंदर, तो उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम में इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो हम इस तीनों को मिला के एक प्राइमरी की बना सकते हैं कि तीनों का ग्रुप हमेशा यूनिक होगा, 3 कॉलम्स का ग्रुप हमेशा यूनिक होगा। क्या ख्याल है? एक घर में एक बच्चा ऐसा नहीं हो सकता इसके तीनों फर्स्ट नेम, इनिशियल, लास्ट नेम तीनों ही एक जैसे हो, ऐसे नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि इट्स सेफ टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ 3 columns as a primary key because we are expecting that within a house वो डिफरेंट हो सकता है। अब ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ऑर्गेनाइजेशन ने साथ एम्प्लॉय आईडी भी डाल दिया है और ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय आईडी डिफरेंट होता है। तो इसका मतलब है हर एम्प्लॉय आईडी हो सकता है, दो एम्प्लॉय आईडीज के घर में एक ही नाम का बच्चा हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉय आईडी डिफरेंट होगी, एम्प्लॉय आईडी डिफरेंट होगी। इस वजह से जब हम चारों का ग्रुप बनाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को एक यूनिकली आइडेंटिफाइड डिपेंडेंट मिल जाएगा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है एक घर में, 2 घरों में एक नाम के 2 बच्चे हो सकते हैं। तो हमने बीच में साथ क्या किया, फिर एम्प्लॉय आईडी डाल दिया। हमें पता है कि एम्प्लॉय आईडी हमेशा किसी भी एम्प्लॉय की डिफरेंट होगी दूसरे से। तो अब उसके अगर एक ही नाम के बच्चे हैं तो जब हम चारों कॉलम को इंटीग्रेट करेंगे तो चारों कॉलम में जो भी वैल्यूज, जब भी वैल्यूज आएंगी, दोज विल बी डिफरेंट फ्रॉम दी अदर। हाँ जी, कोई एनी आइडिया, एनी ऑब्जर्वेशन? अच्छा, इसी के साथ साथ एक फॉरेन की का भी कॉन्सेप्ट है। इसके साथ साथ फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है। फॉरेन की का क्या कॉन्सेप्ट है? एन एट्रीब्यूट पॉसिबली कंपोजिट, ये एट्रीब्यूट कंपोजिट भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है, इन अ रिलेशन दैट सर्व्स एज अ प्राइमरी की टू another relation. In an attribute, department name is a foreign key of employee 1. अब यहां पे आपको नजर आ रहा है कि एक 2 रिलेशन नजर आ रहे हैं। नीचे वाले रिलेशन का क्या नाम है? डिपार्टमेंट। इसके कौन कौन से कॉलम है? डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन और फैक्स। और इसकी जो प्राइमरी की है वो डिपार्टमेंट नेम है। तो डिपार्टमेंट नेम विद इन ऑर्गेनाइजेशन इट विल बी डिफरेंट, तो इसलिए हम डिपार्टमेंट की आईडी बनाने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट नेम भी हम समझते हैं कि किसी भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट विल बी डिफरेंट, दैट्स व्हाई वी थिंक दैट डिपार्टमेंट नेम की भी प्राइमरी की हम बना सकते हैं। अब हम एम्प्लॉय में जाते हैं।
एम्प्लॉयज के नाम एक जैसे हो सकते हैं, इसलिए हमने क्या किया कि एम्प्लॉय आईडी पे प्राइमरी की लगाई है। तो एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड सैलरी, इसके हमने 4 कॉलम बनाए हैं। और आपको नजर आ रहा है कि डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट के अंदर भी है और डिपार्टमेंट नेम एम्प्लॉय टेबल के अंदर भी है। तो ये जो डिपार्टमेंट नेम है, यहाँ इसके नीचे डैश अंडरलाइन नजर आ रही है। तो डैश अंडरलाइन का मतलब होता है इट इज एन इंडिकेशन दैट इट इज अ फॉरेन की। इट इज अ फॉरेन की, अ की विच विल बी इंपोर्टेड फ्रॉम द डिपार्टमेंट टेबल। ये डिपार्टमेंट टेबल से यहाँ पे इंपोर्ट होगी ये वाली की। मकसद क्या है, क्यों फॉरेन की लगाई जाती है? डिपेंडेंसी चेक करने के लिए। डिपेंडेंसी से क्या मुराद है? हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एंटिटी टाइप और एंटिटी इंस्टेंस। एंटिटी इंस्टेंस क्या होता है? हर रोज होती है। और ये बेसिकली एंटिटी इंस्टेंसेस को आपस में लिंक कर रहे होती हैं, फॉरेन की और प्राइमरी की। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये एम्प्लॉय आईडी जो है, इसको फॉर एग्जांपल एक इंस्टेंस हम डालते हैं। एम्प्लॉय आईडी में एम्प्लॉय आईडी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 01। उसके बाद क्या आ रहा है जी? नेम आ रहा है, एम्प्लॉय नेम अली। उसके बाद क्या चीज आ गई जनाब? डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट नेम मैं कहता हूं DEE। और चौथा क्या आ गया? सैलरी। $1 million। थोड़ी कम करना है, जीरो ही आगे पीछे करना है। चले जी, एम्प्लॉय थोड़ी मैंने कम कर दिए ताकि आप परेशान ना हो। सैलरी। अब दूसरा वाला कौन सा है? डिपार्टमेंट का टेबल है। डिपार्टमेंट टेबल में पहले क्या चीज आ रही है? डिपार्टमेंट नेम। और ये अगर मैं कहता हूं ED है। और दूसरा क्या है? लोकेशन है। मैं कहता हूं ये CE है। तीसरी क्या चीज है? फैक्ट्स है। 1 2 3 4 5। अब ये इंस्टेंस है, डिपार्टमेंट का इंस्टेंस है और ये एम्प्लॉय का इंस्टेंस है। अब अगर मैं यहाँ DEE लिख दिया, यहाँ मैंने ED लिख दिया, तो ये लिंक हुए आपस में? नहीं हुए। लेकिन अगर यहाँ पे होता DEE, तो फिर इसका मतलब है कि वी नाउ दीज आर लिंक, बिकॉज इसके अंदर बेस्ड ऑन द कंटेंट इंस्टेंसेस आपस में लिंक होते हैं। इट इज यहाँ पे ये यूनिक चलेगा। डिपार्टमेंट नेम की प्राइमरी की है तो यूनिक चलेगा, DEE, DME, DCE वगैरह वगैरह। तो ये एक रो में एक ही डिपार्टमेंट आएगा। लेकिन यहाँ पे हो सकता है एक और एम्प्लॉय आईडी हो, उसमें एक दफा और आ जाएगी। तो ये DEE इसके साथ लिंक हो रहे हैं। तो जितने DEE की रोज आएंगी सारी रो के साथ लिंक हो जाएंगी। इंस्टेंसेस इससे आपस में लिंक होते हैं डेटाबेसिस के अंदर। तो ये फॉरेन की है और फॉरेन की किसी ना किसी टेबल की प्राइमरी की होनी चाहिए। तो ये जो फॉरेन की जो कंटेंट की वैल्यूज आ रही हैं, ये बेसिकली यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे DEE होगा तो यहाँ पे अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होते हैं उसमें दे इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पे कोई फॉरेन की वैल्यू नहीं डालने देगा अगर यहाँ पे प्राइमरी की वैल्यू यहाँ पे नहीं पड़ी हुई है। अगर यहाँ पे अभी हमने फॉर एग्जांपल DMPS की वैल्यू अगर मैंने नहीं डाली हुई यहाँ पे, तो आपको DMPS की एंट्री यहाँ पे नहीं करने देगा।
इट विल फोर्स यू कि पहले प्राइमरी की डालें, फिर आपको वहां पे फॉरेन की वैल्यू, ताकि वो रोज के साथ लिंक हो जाए। इस तरह ये चीजें आपस में लिंक हो रही होती हैं, और फॉरेन की और प्राइमरी की आपस में हमें यूज करनी पड़ती हैं डेटाबेसेस के अंदर। एनी क्वेश्चन? correspondence with ER मॉडल्स। अब ER मॉडल जो हमने पढ़ा है उसके साथ ये हमारा रिलेशनल मॉडल कैसे आपस में लिंक होता है। रिलेशंस correspond to entity types, rows correspond to entity instances and columns correspond to attributes। तो जितनी भी ERT डायग्राम की एंटिटीज हैं वो this is how those are mapped to a relational model। अब लेट्स सी, यहां पे आपको 4 रिलेशन नजर आ रहे हैं। दिस इज टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशंस, पाइन वैली फर्नीचर कंपनी। अब जो बुक मैंने अपलोड की हुई है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंदर ये केस स्टडी है पाइन वैली फर्नीचर कंपनी की। उसके अंदर जो एक रनिंग एग्जांपल चल रही है जो कि ऑफ एंड ऑन डिफरेंट एग्जांपल्स में डिस्कस हो रही है, वो ये है कि इसके अंदर आपको 4 रिलेशन नजर आ रहे हैं। कस्टमर रिलेशन नजर आ रहा है, ऑर्डर लाइन और प्रोडक्ट। कस्टमर के अंदर आपको नजर आ रहा है कि जो रेड वाला है कस्टमर आईडी है, ये क्या चीज है, आप ये क्या है, ये प्राइमरी की है। ठीक हो गया। और बाकी है ये एट्रीब्यूट ही है, इसको आप एट्रीब्यूट कहेंगे। 1 2 3 4 5 6 6 एट्रीब्यूट है, इनमें से एक एट्रीब्यूट, 6 एट्रीब्यूट में से एक एट्रीब्यूट को हमने डिक्लेयर किया है, प्राइमरी की डिक्लेयर किया है। इसी तरह हमें कस्टमर ऑर्डर वाला एक टेबल रिलेशन नजर आ रहा है। इसमें ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट और कस्टमर आईडी, इसमें अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं, जबकि 1 एट्रीब्यूट इज डिक्लेयर्ड एज अ प्राइमरी की एंड अदर एट्रीब्यूट इज डिक्लेयर्ड एज अ फॉरेन की ऑफ कस्टमर टेबल। ये कस्टमर टेबल की प्राइमरी की को यहां पे लिंक किया है हमने, ये उसकी फॉरेन की है। हो सकता है कस्टमर आईडी नाम किसी और टेबल में भी हो, लेकिन आपने फिर डिक्लेयर करना होता है। अगर कस्टमर आईडी हो सकता है किसी और टेबल में भी डला हुआ हो, लेकिन आपने डेटाबेस डिजाइन में डिक्लेयर करना होता है कि ये वाली किस टेबल की प्राइमरी की के साथ हमने लिंक किया है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक स्पेशल कस्टमर के नाम का एक टेबल बना लेते हैं, उसमें भी कस्टमर आईडी है, तो देन यू हैव टू डिक्लेयर इट कि जी ये कस्टमर आईडी फॉरेन की कौन से वाले टेबल से आ रही है। तो इसका क्या होगा कि ये जो ऑर्डर टेबल है ये बन जाएगा चाइल्ड टेबल कस्टमर का। चाइल्ड का मतलब यही है कि कस्टमर आईडी जब तक एग्जिस्ट नहीं करेगी, आपको वो वाली कस्टमर आईडी यहाँ पे एंटर नहीं करने देगा एज एन इंस्टेंस। अगर कस्टमर आईडी 1 यहाँ पर है तो कस्टमर आईडी 1 से रिलेटेड रो आप क्रिएट कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। इस दैट्स व्हाई वी हम कहते हैं जी ये पेरेंट टेबल है, चाइल्ड टेबल है। कभी ये भी टर्म यूज करते हैं, कभी हम डिपेंडेंट टेबल की भी टर्म यूज करते हैं कि ऑर्डर टेबल डिपेंडेंट है कस्टमर टेबल पे, कि जब तक कस्टमर आईडी उसके अंदर नहीं होगी या वो पर्टिकुलर कस्टमर आईडी हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कस्टमर आईडी में अगर हमने कोई एंट्री नहीं की, कस्टमर टेबल में अगर हमने कोई एंट्री नहीं की, तो ऑर्डर टेबल में भी कोई एंट्री नहीं कर सकेंगे। इट विल नॉट अलाउ एनी एंट्री। हाँ जी, आखिरी रो वाले ऐसी क्यों ऊंची बातें कर रहे हैं यार, जहां तक मुझे बातें आ रही हैं। कोई टेक्निकल गुफ्तगू हो रही है होपफुली, है ये कोई नॉन टेक्निकल गुफ्तगू हो रही है, खाने पीने की बातें तो नहीं हो रही। इसी के से देखें, ये प्रोडक्ट आईडी आपको नजर आ रहा है, प्रोडक्ट आईडी का ये टेबल है, प्रोडक्ट टेबल है। और ये जो आपको यहाँ पे ऑर्डर लाइन है, ये इंटरेस्टिंग है, ऑर्डर लाइन पे गौर करें। ऑर्डर लाइन का टेबल है, इसके अंदर एक ऑर्डर आईडी है और एक प्रोडक्ट आईडी है। तो आपको ये दोनों को मिला के हमने कंपोजिट प्राइमरी की क्रिएट की है। 2 टेबल्स मिला के, 2 के नीचे अंडरलाइन नजर आ रहा है आपको, ये 2 के नीचे अंडरलाइन नजर आ रहा है। तो ये बेसिकली इन दोनों को हमने मिलाकर फिर बातें शुरू हैं। आगे आ जाओ, दोनों इधर आगे बैठो। ये जो ऑर्डर लाइन टेबल है, इसके अंदर इट इज अ कंपोजिट प्राइमरी की।
लेकिन कंपोजिट प्राइमरी की होने के साथ इसकी जो पार्ट ऑफ प्राइमरी की है इट इज आल्सो अ फॉरेन की, यानी कि ये जो ऑर्डर आईडी है इट इज आल्सो फॉरेन की फ्रॉम द ऑर्डर टेबल, और प्रोडक्ट आईडी जो है इट इज फॉरेन की फ्रॉम द प्रोडक्ट टेबल, और दोनों फॉरेन की मिलकर ऑर्डर लाइन टेबल की प्राइमरी की बना रही है। कुछ समझ आई है कि मैं अपने आप से बातें कर रहा हूं? क्या कहा है मैंने? ऑर्डर लाइन टेबल का क्या बताया मैंने? व्हाट इज स्पेशल इन इट? इसमें कंपोजिट प्राइमरी की है, और दूसरा इसमें दो फॉरेन की भी आ रही है। कहां से आ रही है फॉरेन की? एक ऑर्डर टेबल से आ रही है और दूसरी प्रोडक्ट टेबल से आ रही है। तो दिस हाउ दीज ऑल द फोर टेबल्स आर लिंक्ड। यहां पे नीचे आपको नजर आ रहा है एक प्रोडक्ट लाइन आईडी, प्रोडक्ट लाइन आईडी और कहीं नजर नहीं आ रहा, ये फॉरेन की है। इसका मतलब है कोई और टेबल भी प्रोडक्ट लाइन के नाम से होगा जो हमने यहां शो नहीं कर रहे, ये वहां से फॉरेन की आ रही है। एनी क्वेश्चन? सवाल ही नहीं करते यार आप लोग, इतने इंटेलिजेंट क्लास है। दिस इज अनदर वे ऑफ डिपिक्टिंग। हम ये बॉक्सेस बना के उसके अंदर भी हम शो करते हैं। कई दफा आपको ये नोटेशन भी नजर आएंगी, जैसे तो मैंने पीछे टेक्स्ट नोटेशन दिखाई है आपको, ये आपको इस तरीके से ग्राफिकली बॉक्सेस बना के, छोटे छोटे बॉक्सेस बना के, तो आप वही चीज है उसको हम शो करें। कस्टमर, इसके अंदर ये प्राइमरी की नजर आ रही है, ऑर्डर के अंदर ये प्राइमरी की है, ये फॉरेन की है, ऑर्डर लाइन में ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी। सो दिस इज अनदर नोटेशन कि आपने बॉक्सेस की फॉर्म में वही पूरा स्कीमा आपने शो किया। हम इसे स्कीमा कहते हैं क्योंकि इट इज डिपिक्टिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबल्स और रिलेशंस, तो इसको हम स्कीमा भी कहते हैं। तो ये बेसिकली पाइन वैली फर्नीचर कंपनी का जो स्कीमा है डेटा का, वो शो कर रहे हैं हम विद द हेल्प ऑफ 4 रिलेशंस। एनी क्वेश्चन? This is primary key, this is foreign key, and it is depicting 1-to-n relationship between customer and order. क्यों 1-to-n क्यों शो कर रहा है? 1-to-n कहां से आ गया? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमने ERD डायग्राम्स में अगर ये चीज पढ़ी थी, 1-to-n होता है कि एक इंस्टेंस के अगेंस्ट मल्टीपल इंस्टेंसेस हो सकते हैं। ऐसी है एक टेबल के अगेंस्ट मल्टीपल, एक इंस्टेंस के अगेंस्ट मल्टीपल इंस्टेंसेस हो सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि यहां हम ये कह रहे हैं कि एक कस्टमर आईडी रिपीट हो सकती है यहां पे एक मल्टीपल ऑर्डर के अगेंस्ट। इसका क्या मतलब है कि एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर्स दे सकता है। तो दिस इज हाउ दोज वन टू मेनी रिलेशनशिप्स इन ERD डायग्राम्स आर ट्रांसलेटेड इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंसेस और रोज। इंस्टेंसेस कह लें या रोज कह लें, उस टर्म में ये आके यहाँ पे जो आपकी रोज रिपीट हो रही होंगी, कस्टमर आईडी 1 है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे कस्टमर आईडी 1 ने अगर 4 ऑर्डर प्लेस किए हैं तो आपको 4 रोज क्रिएट होंगी, यहाँ पे 4 रोज, और चारों रोज में कस्टमर आईडी 1 रिपीट हो रहा होगा। सो फॉरेन की वाली जो साइड होती है वो मैनी वाली साइड होती है। तो इसका मतलब है कि कस्टमर और ऑर्डर के दरमियान में 1 टू मैनी रिलेशनशिप है। यहां से आप बैक ट्रेस ERD डायग्राम भी बना सकते चाहिए आपको। अगर लिखा हुआ है कस्टमर और यहाँ पे आ गया ऑर्डर, तो जैसे ERD डायग्राम से आप रिलेशन बना सकते हैं, सब रिलेशन से आप बैक ट्रैक करके ERD डायग्राम भी
बना सकते हैं इस तरीके से। अब कस्टमर कैन हैव मैनी ऑर्डर्स। फॉरेन की होगी मैनी वाली साइड पे और प्राइमरी की होगी ये वाली प्राइमरी की ट्रांसपोर्ट होगी। यहां पे आपको नजर आ रही है कंपोजिट प्राइमरी की, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन टू एट्रीब्यूट्स, ऑर्डर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी। और ये क्योंकि फॉरेन की भी कीज भी हैं, तो इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे मैं ऑर्डर लाइन टेबल का नाम है, तो इसका मतलब है कि ऑर्डर और ऑर्डर लाइन के दरमियान में 1 to many है। और इसी तरह दूसरी प्रोडक्ट आईडी आ रही है, तो अगर मैं प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल बनाता हूँ, तो प्रोडक्ट टेबल और ऑर्डर लाइन का आपस में 1 to many रिलेशनशिप है। कैसे पता चला ये? क्योंकि इसके अंदर फॉरेन की नजर आ रही है मुझे प्रोडक्ट आईडी की, इसका मतलब है कि इसका 1 to many रिलेशनशिप है। इसके अंदर फॉरेन की नजर आ रही है ऑर्डर आईडी की, इस वजह से इसका भी 1 to many रिलेशनशिप है। तो आप कोई भी गिवन रिलेशन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं वापस बैक इनटू द graphical syntax of ERD diagrams. So it facilitates maintaining and the accuracy and integrity of the data in a database. Integrity से क्या समझ आती है आपको, क्या मतलब हो सकता है इसका? जी बातें करने वाले आगे आने के लिए तैयार हो जाएं। बताएं इंटीग्रिटी क्या हो सकता है? डेटाबेसेस में डेटा आपस में लिंक होता है, तो अगर लिंकेज आपकी ठीक ना हो तो आप डेटा प्रॉपरली रिट्रीव नहीं कर सकते। तो डेटा को इस तरीके से डेटाबेसेस के अंदर रखना दैट यू कैन रिट्रीव द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन बाय समराइजिंग इट और बाय ब्रिंगिंग इट इन सम अदर फॉर्म। तो इस चीज को डेटा को प्रॉपरली इस तरीके से डेटा को रखना कि जिससे आप डेटा करेक्टली और कंप्लीटली रिट्रीव कर सकें। दीज इश्यूज आर कॉल्ड डेटा इंटेग्रिटी इश्यूज। तो इसमें एक चीज होती है डोमेन कंस्ट्रेंट्स, कि हम डोमेन कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं अपने डेटाबेसेस के अंदर, उससे हम इंटेग्रिटी अचीव करते हैं, एक्यूरेसी और इंटेग्रिटी डेटा की अचीव करते हैं। दूसरी चीज जो होती है दैट इज कॉल्ड एंटिटी इंटेग्रिटी। इसको मैं इनको थोड़ा थोड़ा आगे डिस्कस करूंगा। एंटिटी इंटेग्रिटी में होता है कि हम प्राइमरी कीज बनाते हैं और प्राइमरी कीज पे कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं, बाय दैट वी अचीव एंटिटी इंटेग्रिटी। और तीसरी चीज होती है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी में ये होता है कि फॉरेन की का कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस करते हैं और फॉरेन की और प्राइमरी कीज में आप आपस में डेटा वैल्यूज मैच करवाते हैं। और तो इनको हम थोड़ा सा आगे थोड़ा थोड़ा और डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों चीजें डोमेन इंटीग्रिटी, एंटिटी इंटीग्रिटी और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, दोज all three mechanisms are used to ensure accuracy and integrity of data in databases. ठीक है जी, अब हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं इनको। So starting from the integrity कंस्ट्रेंट में डोमेन कंस्ट्रेंट्स। डोमेन कंस्ट्रेंट में क्या क्या काम करते हैं हम? डोमेन कंस्ट्रेंट्स कैन बी अप्लाइड ऑन फॉलोइंग मैकेनिज्म्स। एक तो यह है कि हम डेटा टाइप्स डिफाइन करते हैं अपने सारे कॉलम्स की, फॉर एग्जांपल फ्लोट, इंटीजर, डेट। तो जब हम डेटाबेसेस में टेबल बनाते हैं तो हम हर कॉलम की डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं। उसका फायदा क्या होगा कि आप कोई और किस्म का डेटा आप बीच में इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, जो डिजायर्ड डेटा है सिर्फ वही आप डाल सकते हैं। एंड दिस also
दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज आल्सो अवेलेबल इन एक्सेल कॉलम्स की आप डेटा टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं, जर्नल या डेट, नंबर्स, इस तरह करके। इस तरीके से वी कैन आल्सो स्पेसिफाई द रेंज ऑफ द वैल्यूज। आप कहते हैं जी इसके अंदर सिर्फ 1 से 100 तक की वैल्यूज होनी चाहिए, इसके अलावा वैल्यूज ना हो। इससे क्या होगा कि आपकी जब डेटा पे इस किस्म के चेक लगाएंगे तो आपका डेटा इनपुट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। आप इंश्योर कर सकेंगे कि आपका डेटा जो है वो करेक्टली इनपुट हुआ है। एक टर्म यूज की जाती है गार्बेज इन गार्बेज आउट, सुनी हुई है टर्म ये, ठीक है। तो अगर आपका गार्बेज डेटा एंट्री में आपने गार्बेज किया तो यू विल नॉट बी एबल टू रिट्रीव द डिजायर्ड डेटा। तो इसलिए आप बहुत एफर्ट करते हैं इस चीज पे कि आपका डेटा की जो इनपुट की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो। जितनी अच्छी आपकी डेटा इनपुट क्वालिटी होगी उतना बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो डेटा टाइप स्पेसिफाई करें या कोई रेंज की वैल्यूज दें, आपको पता है कि जी रेंज 1 से 100 है तो आप स्पेसिफाई कर दें कि आपकी रेंज वैल्यूज ये होंगी। सेकेंडली यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई अगर कोई डिस्क्रीट ऐसे कॉलम्स हैं जिसके अंदर डिस्क्रीट वैल्यूज डालनी है, फॉर एग्जांपल वीक डेज ऑफ द वीक का कोई कॉलम है तो आपको पता है कि 7 डेज ही होते हैं, तो आप उसमें वैल्यूज फिक्स कर सकते हैं कि जी इसी में से वैल्यूज पिक हों, नंबर ऑफ जो 7 दिन होते हैं, इस किस्म के काम कर सकते हैं आप। देन यू कैन डिसाइड कि किस कॉलम को में नल अलाउ करना है आपने और किस कॉलम में नल अलाउ नहीं करना। सो दिस इज कॉल्ड nullability. Fourthly, you can specify some input format of your column. For example, आपने ईमेल की एक फील्ड बनाई है तो ईमेल में आप कोई पैटर्न स्पेसिफाई कर सकते हैं ताकि डेटा एंट्री में अगर कोई ईमेल फॉर्मेट में कोई गलती हो तो वो आपको इनपुट ना करने दे इनकरेक्ट फॉर्मेट में ईमेल को। तो इस तरीके से आप डिफरेंट फॉर्मेट्स CNIC नंबर के फॉर्मेट हो सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो इस तरीके से यू कैन डिसाइड के किस पर्टिकुलर फॉर्मेट में डेटा इनपुट करना है आपने। देन यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द डिफॉल्ट वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल आप डेटा एंट्री कर रहे हैं और आपने एक फील्ड है आपकी कि जी डेट ऑफ एंट्री। तो डेट ऑफ एंट्री में अगर आप डेट ऑफ एंट्री की फील्ड की डिफॉल्ट वैल्यू आप स्पेसिफाई कर दें करंट डेट, तो उसका फायदा ये होगा कि डिफॉल्ट वैल्यू अगर आप एंटर नहीं करेगा डेटा एंट्री ऑपरेटर तो वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में करंट वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। अगर वो वैल्यू ऐड करता है कुछ तो उसकी मर्जी है, लेकिन नहीं करेगा जब भी, तो जैसे ही वो डिटेक्ट करेगा डेटाबेस के नल वैल्यू है तो इट विल ऑटोमेटिकली इंसर्ट द करंट डेट। तो इसे हम कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यूज डालना। Then there is also concept of check constraints. आप इस किस्म की कोई फॉर्मेट डाल सकते हैं। आप कहते हैं कि जी सैलरी की फॉर एग्जांपल फील्ड है तो आप कहते हैं जी सैलरी जो है ना इट कैन नॉट बी लेस देन 0। तो आप इस किस्म का कोई चेक लगा सकते हैं कि जैसे ही डेटा एंट्री करके आपको कर्सर बाहर निकलेगा इमीडिएटली वो कंस्ट्रेंट के मुताबिक चेक करेगा कि डेटा उस कंस्ट्रेंट के मुताबिक है या नहीं है। So these all items fall under domain constraints. तो ये domain constraints normally हम apply करते हैं. So with these applying these constraints, we can ensure the quality of and integrity of our data. ये एक और आपको नजर आ रही है, कई दफा जब हम टेबल्स के अंदर कॉलम्स को डिफाइन कर रहे होते हैं तो हम सेपरेटली टेबुलर फॉर्म में उन हर जो एट्रीब्यूट होता है या कॉलम होता है उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कॉलम नजर आ रहा है एट्रीब्यूट और फिर डोमेन नेम, डिस्क्रिप्शन एंड डोमेन। तो यहाँ पे लिखा है कस्टमर आईडी, तो आपने डोमेन नेम लिख दिया, कस्टमर आईडी, डिस्क्रिप्शन क्या है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कस्टमर आईडीज। ये आपने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दी टू एक्सप्लेन टू फॉर अदर DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स। और डोमेन की वैल्यूज ये है कि इसका जब हम डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे तो इसका कैरेक्टर, इसका जो साइज होगा फील्ड का वो हम
5 कैरेक्टर्स रखेंगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपने ये सिटी को देखें, सिटी एट्रीब्यूट है, इसमें हम डोमेन नेम इसका सिटीज हमने रख दिया है सेट ऑफ पॉसिबल सिटीज, और इसका कैरेक्टर साइज हमने रख दिया 20। तो इस तरीके से हम जनरली अपने जितने टेबल्स होते हैं उनको डिजाइनिंग फेज के अंदर अपने सारे टेबल्स को और अपने एट्रीब्यूट सारे डिफाइन करते हैं। सेकेंड आइटम ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड एंटिटी इंटीग्रिटी। जैसे आपको यहाँ ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है एंटिटी इंटीग्रिटी यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, एंटिटी इंटीग्रिटी इज अचीव बाय एनफोर्सिंग कंस्ट्रेंट्स ऑन प्राइमरी की, एनफोर्सिंग कंस्ट्रेंट ऑन प्राइमरी की ऑफ अ टेबल। हर टेबल में मैंने ये आपको कल की क्लास में बताया था कि हर टेबल की हम एक प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं। तो अब उस प्राइमरी की के ऊपर भी हम कुछ कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं, उससे बाय दैट वी अचीव एंटिटी इंटीग्रिटी। एंड हेयर इज व्हाट एंटिटी इंटीग्रिटी इन्वॉल्व्स। पहली चीज है कि प्राइमरी की कंस्ट्रेंट में ईच टेबल शुड हैव अ प्राइमरी की। पहली बात है कि हर टेबल की प्राइमरी की हमने डिफाइन करनी है। दूसरी बात यह है कि दैट इज नॉन नलेबिलिटी, यानी कि नन ऑफ द कॉलम्स दैट कंस्टिट्यूट प्राइमरी की कैन बी नल, यानी कि जिस भी कॉलम को, जिस भी एट्रीब्यूट को हम प्राइमरी की डिक्लेयर करेंगे उसको नल नहीं कर सकते, उसकी किसी भी रो में नल एंट्री नहीं डाली जा सकती। प्राइमरी की कॉलम की कोई ना कोई एंट्री देनी जरूरी है। एंड थर्ड वन इज यूनिकनेस। एवरी प्राइमरी की वैल्यू मस्ट बी यूनिक अक्रॉस ऑल द रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। अगर एक टेबल के अंदर 10 रोज हैं तो हर रोज की प्राइमरी की वैल्यू डिफरेंट होगी, सो दैट अ पर्टिकुलर रो कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड। तो ये 3 चीजों का ध्यान रखा जाता है जब भी हम किसी टेबल में प्राइमरी कीज बनाते हैं। तो नल नहीं होनी चाहिए, प्राइमरी की होनी जरूरी है, पहली बात है कि, और उसको हम नल अलाउ नहीं करते, और फिर जो भी वैल्यूज डालेंगे दोज शुड बी यूनिक। इसमें होता है कि जितनी भी डेटाबेसेस होती हैं, अगर उसमें ऑटो नंबर फील्ड्स होती हैं, जैसे एक्सेस है, एक्सेस के अंदर ऑटो नंबर फील्ड्स होती हैं, इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में भी आप ऑटो नंबर की फील्ड डाल सकते हैं, लेकिन उसको ऑटो नंबर नहीं कहते, उसके लिए डिफरेंट नाम यूज करते हैं। मकसद क्या होता है ऑटो नंबर फील्ड का? जैसी नई रो क्रिएट होती है तो नई ऑटोमेटिकली यूनिक आईडी वो सिस्टम खुद इंसर्ट कर देता है उसके अंदर। दैट इंश्योर्स के जो आपकी प्राइमरी की है वो यूनिक है। जैसी नई रो इंसर्ट करते हैं टेबल के अंदर तो सिस्टम खुद ब खुद एक ऑटो नंबर फील्ड से प्राइमरी की यूनिक एंट्री ऑटोमेटिकली खुद डाल देता है। नई बात तो नहीं कर रहा, कोई बहुत पेचीदा बात तो नहीं कर दी मैंने कहीं, ठीक है? तो ये जनरली डीबीएस सिस्टम्स हमें अलाउ करते हैं। तो दीज ऑल फॉल्स अंडर एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। तीसरी चीज है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज रिलेटेड टू द फॉरेन कीज। हर टेबल को, जब प्राइमरी की वाले टेबल को दूसरे टेबल से, डिपेंडेंट टेबल से लिंक करते हैं तो डिपेंडेंट टेबल में हम फॉरेन की बनाते हैं, एंड प्राइमरी कीज आर लिंक्ड विद द फॉरेन कीज। जब प्राइमरी की और फॉरेन कीज की लिंकेज कर रहे होते हैं, देन अगेन हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स हम लगाते हैं, सो दैट वी कैन अगेन अचीव द डेटा इंटीग्रिटी। अल्टीमेट एम यही है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में क्या होता है, these rule states that any foreign key value on the relation of a dependent side must match primary key value in the relation of parent table, or the foreign key can be null. अब इसमें दो तरह के रूल्स होते हैं। इसमें जैसे डिलीट रूल लिखा हुआ है, दो तरह के रूल्स होते हैं, डिलीट रूल्स होते हैं एंड अपडेट रूल्स। डिलीट रूल्स जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं स्लाइड पे, और दूसरे होते हैं अपडेट रूल्स। दो तरह के रूल्स होते हैं। अब ये रूल्स क्या बता रहे हैं इसमें, एसक्यूएल सर्वर की अगर एक्सेस की हम बात करें तो एक्सेस में
एक 3 कंस्ट्रेंट होते हैं, लेकिन एसक्यूएल सर्वर में ये 4 कंस्ट्रेंट्स होते हैं: रिस्ट्रिक्ट, कैस्केड, सेट टू नल एंड सेट टू डिफॉल्ट। अब पहले मैं एक सैंपल एंट्री करके दिखाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल एक ये टेबल T1 है और ये टेबल T2 है। हम कहते हैं कि इनके दरमियान वन टू मैनी रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर मल्टीपल रोज होंगी। फॉर एग्जाम्पल T11, T12, T13, T14, इसके अंदर भी फील्ड होंगी T21, T22, T23, इसके अंदर भी कॉलम है। अब हम कहते हैं कि इस टेबल की प्राइमरी की T11 है और इस टेबल की जो प्राइमरी की है वो T21 है, लेकिन क्योंकि ये डिपेंडेंट टेबल है तो इसके अंदर फॉरेन की होनी चाहिए इसकी। तो हम ये कहते हैं कि ये T11 की जो फॉरेन की है वो T22 है, T2 है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने डेटा एंट्री करनी है तो पहले मुझे उस टेबल में डेटा एंट्री करनी पड़ेगी जो प्राइमरी की है, जो इंडिपेंडेंट टेबल है या पेरेंट टेबल है। फॉर एग्जांपल भी ये मैं एंट्री कर रहा हूं इसमें 1 A B C, ये मैंने फॉर एग्जांपल एक एंट्री की है। अब इससे करस्पॉन्डिंग एंट्री में यहां मैंने कर दी है इसकी 1 और इसकी कोई भी वैल्यू डाल देता हूं मैं x। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये प्राइमरी की है और ये फॉरेन की है। अगर यहाँ पे मैं प्राइमरी की ना डालता तो और मैंने ये यहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स मैंने एनफोर्स किया हुआ है, तो ये अगर फॉर एग्जांपल ये एंट्री ना करता तो ये मुझे एंट्री अलाउ नहीं करता, क्योंकि यहाँ देखता कि 01 आपने जैसे ही डाला है फॉरेन की तो देखेगा प्राइमरी की में फॉरेन 1 किसी रो में है कि नहीं, इसने लिंक करना है रो को। तो अगर इसी हमने पहले यहाँ पे एंट्री करनी है उसके बाद जाके एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। और अगर मैंने यहाँ 2 डाला इट विल नॉट अलाउ मी, ये अलाउ नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है। तो देखेगा रोज में कहीं मैच कर रही है, रो नहीं मैच कर रही तो इट विल नॉट अलाउ। ये मुझे सिर्फ यही 1 से रो से करस्पॉन्डिंग एंट्री ही करने देगा, इसके अलावा एंट्री नहीं करना देगा। अब ये जब हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हम ये 4 टाइप के कंस्ट्रेंट्स एनफोर्स कर सकते हैं: रिस्ट्रिक्ट, कैस्केड, सेट टू नल, सेट टू डिफॉल्ट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फॉर एग्जांपल ये 2 एंट्रीज हुई हुई है मेरे पास, एक एंट्री ये है, एक एंट्री ये है। अब मैं ये कहता हूं कि मैं आई वांट टू डिलीट दिस रो। अगर मैं इस रो को डिलीट करना चाहता हूं तो क्या इस रो के साथ क्या सलूक होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ख्याल आपका क्या ख्याल है? अगर ये रो मैं डिलीट करूं तो इस रो को डिलीट हो जाना चाहिए। दिस इज वन ऑप्शन। अगर डिलीट हो जाना चाहिए इसका क्या मतलब है कि आप कैस्केड रूल अप्लाई कर रहे हैं। ये रूल आपके अपने हाथ में होता है, आपने क्या करना है। कैस्केड का मतलब है कि अगर पेरेंट में डिलीट किया तो यहाँ पे डिलीट हो जाए। दूसरा तरीका ये हो सकता है, आप कहते हैं कि रिस्ट्रिक्ट। आप कहते हैं रिस्ट्रिक्ट अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो आप जैसे डिलीट करने की कोशिश करेंगे ये कहेगा कि इसकी डिपेंडेंट रो किसी और टेबल में पड़ी हुई है, सो इट विल नॉट अलाउ यू। दिस इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्ट। ये रिस्ट्रिक्ट टाइप हो गई। तीसरी आ गई सेट टू नल। सेट टू नल ये है कि आप जैसे इसको डिलीट करेंगे तो यहाँ पे फॉरन की वैल्यू को 01 को खत्म करके यहाँ पे नल कर देगा। इसका मतलब है कि ये रो फिर अब किसी और टेबल के साथ लिंक नहीं है। ठीक है, तो ये इट्स नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि इसका एक ऑर्फन रो क्रिएट हो जाती है, बाद में फिर ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि किसके साथ था। बेहतर लेकिन बड़ा ऑप्शन अवेलेबल होता है, दिस इज व्हिच इज कॉल्ड सेट टू नल। तीसरा है सेट टू डिफॉल्ट। आप कोई डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई कर देते हैं कि अगर आप इस रो को डिलीट करेंगे और ये रो डिलीट होने के बजाय यहाँ पे कोई डिफॉल्ट वैल्यू आ जाए, फॉर एग्जांपल आप कह देते हैं 100 एंटर हो जाए,
तो आप 100 से डिटेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा जी 100 जहां जहां है, इसका मतलब है कि इसका पेरेंट रो डिलीट हुई हुई थी, इस वजह से 100 डला हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सेट टू डिफॉल्ट। सो दिस ऑल इज रिलेटेड टू डिलीट। अब दूसरी चीज क्या हो सकती है, द सेम स्टोरी कैन बी अप्लाइड फॉर अपडेट। अपडेट का मतलब है कि आप कहते हैं कि जी मैंने प्राइमरी की को अपडेट किया, प्राइमरी की मैंने 01 से लेके मैंने पकड़ के 02 कर दिया। अब क्योंकि लिंक है उसके साथ, तो फिर यहां क्या होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें भी आप यहां भी आपको नजर आ रहा है कि अगर हम नो एक्शन का मतलब है कि आपको प्राइमरी की वैल्यू चेंज नहीं करने देगा, वो कहेगा ये डिपेंडेंट में ये लिंक हुई हुई है, तो यू आर नॉट अलाउड टू चेंज इट। अगर आप कैस्केड एनफोर्स करते हैं तो जैसे ही आप प्राइमरी की वैल्यू यहां चेंज करेंगे, जहां जहां ये लिंक फॉरेन कीज पड़ी हुई हैं उनकी वैल्यू भी साथ ही अपडेट हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे 2 किया तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ कैस्केड ऑन अपडेट्स। तीसरी चीज क्या चीज है, सेट टू नल। वो भी यही है कि अगर आपने यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज की तो यहाँ पे वैल्यू नल हो जाएगी, क्योंकि आपको लिंकेज आपने क्रिएट कर दी है। और सेट टू डिफॉल्ट, कोई डिफॉल्ट वैल्यू चेंज करने के, अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यू आप डाल दी फॉर एग्जांपल 100, तो वो वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, those can be applied on delete operations and update operations. ठीक है जी। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स देखे हैं, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, डोमेन, एंटिटी और रेफरेंशियल। ठीक हो गया। अब ये देखें फॉर एग्जांपल ये 4 टेबल हैं और 4 टेबल्स में आपको नजर आ रहा है कि there are some tables and there are primary keys and there are foreign keys। यहां से आपको पता चल रहा है कि अच्छा ये बताएं, अगर फॉर एग्जांपल ये टेबल आपके पास तीनों ब्लैंक टेबल पड़े हैं, अभी डेटा एंट्री नहीं है, तो लॉजिकली किस टेबल में सबसे पहले आपको डेटा एंट्री करनी चाहिए, या सिस्टम अलाउ करेगा आपको, कस्टमर में, क्योंकि कस्टमर में कोई फॉरेन की नहीं है, तो कस्टमर में एंट्री करेंगे, उसके बाद फिर किस में डेटा एंट्री आप कर सकेंगे, ऑर्डर में। क्योंकि ऑर्डर में आप करेंगे तो फिर वहां पे कस्टमर आईडी आप ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल होगी कस्टमर में, तो देन दैट यू कैन प्लेस हेयर। और उसके बाद ऑर्डर लाइन में एंट्री कर लेंगे, ऑर्डर के बाद ऑर्डर लाइन में एंट्री की जा सकती है कि नहीं, वजह पहले प्रोडक्ट में डालनी पड़ेगी एंट्री आपको, प्रोडक्ट में एंट्री डालेंगे तो फिर आप ऑर्डर लाइन में एंट्री आ सकती है आपकी। तो ये अगर ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप डेटा एंट्री कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, वो आपको अलाउ नहीं करता, आप बड़ा परेशान होते हैं क्या चक्कर है, मुझे क्यों नहीं ये डेटा एंट्री करने दे रहा। तो ये बेसिक सिंपल सा एक रीजन होता है जिसकी वजह से जब आप कंस्ट्रेंट लगा लेते हैं तो आपने प्लान करके डेटा एंट्री करनी होती है, वरना ऐसे आपको किसी भी टेबल में एंट्री नहीं करने देती डेटाबेस। दूसरी चीज है कि इसकी नोटेशन को आपने ध्यान में रखना है। ये आपको एरो नोटेशन नजर आ रही है, तो एरो हेड इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द प्राइमरी की एंड एरो टेल इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द फॉरेन की। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन जब आता है तो आपने इस किस्म की कोई चीज बनानी हो तो फिर नोटेशन का ध्यान रखना, वरना नंबर कटेंगे आपके। ठीक है जी। एरो बनाना है, एरो हेड की डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, फॉरेन की वाली साइड टेल होनी चाहिए, एरो हेड वाली साइड प्राइमरी की होनी चाहिए। इसी तरह फॉरेन कीज को रिप्रेजेंट करना है विद डैश्ड लाइन, और प्राइमरी की को आपने रिप्रेजेंट करना है विद सॉलिड अंडरलाइन। इन चीजों का ध्यान रखना है आपने। अच्छा जी, फर्स्ट लुक ऑन एसक्यूएल। एसक्यूएल को हम डिटेल में पढ़ेंगे।
सिर्फ आपको क्या कहते हैं वो चेहरा दिखाई करनी थी। क्या नजर आ रहा है? कोई टेबल नजर आ रहा है? क्रिएट टेबल कस्टमर, ठीक है। प्राइमरी की का जिक्र नजर आ रहा है आपको। फिर यहाँ पे आपको फॉरेन की का जिक्र नजर आ रहा है। फिर क्रिएट टेबल ऑर्डर लाइन, फिर प्राइमरी की, फॉरेन की, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट, और फिर आपने यहाँ पे आपको डेटा टाइप्स नजर आ रही है। कस्टमर आईडी है, उसकी डेटा टाइप, फिर नल नल हो सकती है कि नहीं नल हो सकती है। तो ये हम टेक्स्ट अपने स्क्रिप्ट में, इसे हम कहते हैं एसक्यूएल स्क्रिप्ट। जनरली ये होता है कि आपको डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप स्क्रिप्ट जनरेट कर लेते हैं, या फॉर एग्जांपल आपने स्क्रिप्ट, आप कोई देता है आपको जी ये ठीक है ये स्क्रिप्ट मैंने तैयार कर लिया है, वो आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को देते हैं, वो स्क्रिप्ट को रन करता है, जिससे फिर डेटाबेसेस क्रिएट हो जाती हैं। तो सिर्फ स्क्रिप्ट जो होता है वो सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए ही नहीं होता, डेटा एंट्री करने के लिए भी स्क्रिप्ट जनरेट यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से इसकी डेटा टाइप्स को हम फिर बाद में ज़रा डिटेल में देख लेंगे। पर इसमें एक आपको नज़र आ रहा है कि टेबल का नाम है, एट्रीब्यूट नेम है, उसकी डेटा टाइप है, नल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर इसी तरह कस्टमर आईडी को हमने प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से ये हम, दिस इज एन एसक्यूएल। तो ये एसक्यूएल जो पीछे हमने स्ट्रक्चर देखा है, ये वो स्ट्रक्चर जनरेट कर सकती है। Referential integrity constraints are implemented with foreign key to primary key references। जैसे फॉरेन की है तो फॉरेन की इस यहाँ पे इस टेबल में ऑर्डर टेबल के अंदर हमने फॉरेन की का एक कीवर्ड यूज किया है और कस्टमर आईडी लिख दिया है, जो कि बेसिकली हम किसी और टेबल में ये कॉलम का नाम है, फिर रेफरेंसेस करके जिस टेबल में ये कस्टमर आईडी पड़ी है उसका नाम देते हैं आप। रेफरेंसेस कस्टमर टेबल है और उसकी जो कौन सा वाला कॉलम है जिसके साथ हमने लिंक क्रिएट करना है। तो ये इस तरीके से हम ये फॉरेन कीज क्रिएट करते हैं एसक्यूएल में। ओके, तो ये हमारी कुछ डिस्कशन इस चीज पे हो गई। अब हमने ईआर और ईआर डायग्राम्स पढ़ी हैं। अब करना क्या होता है कि हमने ये जो पीछे रिलेशंस के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, हमने जो ड्यूरिंग डिजाइन हम ईआर डायग्राम बनाते हैं और ईआर डायग्राम बनाते हैं, हम उन डायग्राम्स को से फिर हम रिलेशंस क्रिएट करते हैं। तो रिलेशंस क्रिएट करने के लिए क्या क्या रूल्स हम फॉलो करते हैं, दोज नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस। क्या हुआ? नहीं, फॉरेन की नहीं यूनिक होती, प्राइमरी की यूनिक होती है। फॉरेन प्राइमरी की यूनिक होना जरूरी है, प्राइमरी की यूनिक होना जरूरी है। फॉरेन की तो यूनिक नहीं होगी, वन टू मैनी रिलेशनशिप में तो बिल्कुल नहीं हो सकती ना फॉरेन की यूनिक। जी ऊंचा बोले गाड़ी। उसकी समझ नहीं, सॉरी। यस, ऐसे ही जैसे ही मैंने एंट्री किया ना, एक दो एंट्री और करके दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये प्राइमरी की है, यहाँ पे 02 है। अब यहाँ पे मैं एक और एंट्री कर देता हूँ 02 Y। अब ये फॉरेन की का कॉलम चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए फॉरेन की रिपीट हो गई है। इसका क्या मतलब है कि इस मैनी वाले टेबल में ये जो दोनों रोज हैं, these rows are linked with this one row। one row के अगेंस्ट दो रोज आ गई, तो फॉरेन की रिपीट हो सकती है, स्पेशली वन टू मैनी रिलेशनशिप पे, लेकिन प्राइमरी की रिपीट नहीं। ठीक हो गया? इसका और एंट्री जितनी की एंट्री करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा जी, मैपिंग रेगुलर एंटिटीज इनटू रिलेशंस। पहली चीज है सिंपल एट्रीब्यूट्स के साथ क्या करेंगे हम? सिंपल एट्रीब्यूट्स इन ईआर एट्रीब्यूट्स आर मैप्ड डायरेक्टली इनटू द रिलेशंस। आगे मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स यूज ओनली देयर सिंपल कंपोनेंट एट्रीब्यूट्स। तो हर कंपोनेंट का एक एट्रीब्यूट बन जाता है।
और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स बिकम्स द सेपरेट रिलेशन विद फॉरेन की टेकन फ्रॉम सुपीरियर एंटिटी। अब तीनों की एग्जांपल देखते हैं आगे। पहले ये देखें कि मैपिंग टू रेगुलर एंटिटी, ये एक एंटिटी है कस्टमर के नाम से, इसमें एक आपको आइडेंटिफायर नजर आ रहा है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस एंड पोस्टल एड्रेस। और जब हमने इसे रिलेशन में कन्वर्ट किया तो सिंपल हर एट्रीब्यूट का एक एक कॉलम बन गया है, एट्रीब्यूट कह लें या फील्ड कह लें, वो बन गई है। तो सिंपल मैपिंग है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट्स है तो वो 4 एट्रीब्यूट्स इससे आ गए। अब रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका इस तरीके से है जैसे आपको ये मैं दिखा रहा हूँ। ऑन हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बार के जरिए शो करते हैं रिलेशंस को, और ईआर डायग्राम के अंदर एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, लाइक अ क्लास नोटेशन। तो नोटेशंस का डिफरेंस अपने ध्यान में रखना है। इसमें कोई क्वेश्चन? आगे देखें अगली एग्जांपल, मैपिंग कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। अब ईआर डायग्राम में कंपोजिट एट्रीब्यूट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड कस्टमर एड्रेस। अब ब्रैकेट के अंदर हमने उसके कंपोनेंट्स मेंशन किए हैं 3, स्ट्रीट, सिटी और स्टेट, और फिर आ रहा है आपका अगला कंपोनेंट। तो सिंपली हमने क्या किया है कि स्ट्रीट का एक, हर कंपोनेंट का एक एट्रीब्यूट बना दिया। स्ट्रीट का एक एट्रीब्यूट आ गया, सिटी का एट्रीब्यूट आ गया और स्टेट का एट्रीब्यूट आ गया। तो कितने एट्रीब्यूट बन गए यहाँ पे था 2 सिंपल एट्रीब्यूट थे और एक आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट था। तो ये सारे बाकी एट्रीब्यूट, कस्टमर आईडी आ गई, कस्टमर नेम आ गया, 3 इस एट्रीब्यूट कंपोजिट के आ गए, और फिर ये पोस्टल कोड आ गया। अगेन इट्स सिंपल। थर्डली मल्टी वैल्यूड, इसमें थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का क्या मतलब है कि हम ये बेसिकली हमने ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि एम्प्लॉय कैन हैव मल्टीपल स्किल्स, एन एम्प्लॉय कैन हैव मल्टीपल स्किल्स। इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या करेंगे कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की सेपरेट एंटिटी या सेपरेट रिलेशन बना देंगे, और एम्प्लॉय का और स्किल का आपस में 1 to many रिलेशनशिप हो जाएगा, क्योंकि हम ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि एम्प्लॉय कैन हैव मेनी स्किल्स। तो दिस हाउ इट विल हैपन, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बिकम्स अ सेपरेट रिलेशन विद फॉरेन की। तो हमने क्या किया कि हमने एम्प्लॉय स्किल के नाम से एक टेबल सेपरेट बना दिया, और अब इस टेबल को हमने एम्प्लॉय टेबल से लिंक करना है। इसका मतलब है कि लिंक करने के लिए हमें एक फॉरेन की चाहिए यहाँ पे। तो एम्प्लॉय आईडी की फॉरेन की यहाँ पे आएगी, एम्प्लॉय आईडी की फॉरेन की यहाँ पे आएगी। तो अब एम्प्लॉय आईडी आपने यहाँ पे वैल्यूज डाली हैं, और एम्प्लॉय आईडी के यहाँ पे स्किल डाल दिए हैं। देखिए डेटा एंट्री करने की कोशिश करते हैं, कैसे डेटा एंट्री होगी। एम्प्लॉय के कितने 3 कॉलम है। पहला क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, इसके बाद एम्प्लॉय नेम, तीसरा है एम्प्लॉय एड्रेस। ये एम्प्लॉय 0 है, एम्प्लॉय नेम अली, एड्रेस 1, एम्प्लॉय 1 आतिफ, कोई भी एड्रेस डाल दिया यहाँ पे हमने। तो ये कुछ एंट्रीज आ गई हैं। अब हम कहते हैं कि अली के पास मल्टीपल स्किल है, तो हम स्किल का टेबल बनाएंगे। ये स्किल का टेबल आ गया। स्किल के टेबल में पहला एम्प्लॉय आईडी आ गई, और दूसरा आ गया स्किल। अली कौन कौन से काम कर सकता है? हाँ जी, कौन कौन से काम कर सकता है? अली किधर अभी अली? हाँ जी, कौन कौन से काम कर सकता है? सर चलाने आ सकता है, दौड़ सकता है, आ सकता है, सारे काम कर सकता है। तो अली का जो एम्प्लॉय आईडी है 0 है, आप कहते हैं जी 8
वॉक, फिर 0 एंट्री करेंगे, वॉक ये दूसरा स्किल आ गया, ये तीसरा स्किल आ गया, रन। तो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप हो गया। 0 आईडी वाला जो एम्प्लॉई है वो ये 3 काम कर सकता है। अच्छा, अब ये देखेंगे ये तो फॉरेन की बन गई, लेकिन इन दोनों को मिटा के हमने कंपोजिट प्राइमरी की बनाई है। कंपोजिट प्राइमरी की बनाना क्या जरूरी है यहाँ पे, या हम इसी को प्राइमरी की बना देते हैं बाय आईडी को ना इंक्लूड करते हैं। हाँ, डुप्लीकेशन का इशू आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ये मैं सिर्फ प्राइमरी की को बनाता हूँ क्योंकि ऑलरेडी फॉरेन की भी हो सकती है, प्राइमरी की भी हो सकती है, लेकिन अगर मैं तो प्राइमरी की कर देता हूँ तो ये मैं 0 रिपीट नहीं कर सकता था, 0 रिपीट नहीं कर सकता था। जब मैंने कंपोजिट प्राइमरी की बनाई है तो फिर हर 0 के अगेंस्ट मैं एक डिफरेंट स्किल डाल सकता हूँ, लेकिन मैं 0 के साथ मीट 2 दफा नहीं डाल सकता, 0 के साथ मैं वॉक 2 बार नहीं डाल सकता। मुझे पूरा ग्रुप यूनिक होना चाहिए, पूरा ग्रुप यूनिक होना चाहिए। 0 कैन हैव जस्ट 1 ईट एट्रीब्यूट, 1 वॉक एट्रीब्यूट, 1। अब एंट्री दूसरी आ जाएगी 1 की, तो 1 के कोई और स्किल हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कंपोजिट प्राइमरी की बनाना जरूरी है। ब्रेक। ओके, नेक्स्ट वीक एंटिटीज किसको कहते हैं? वीक एंटिटीज अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वीक एंटिटीज। वीक एंटिटीज के साथ क्या करना है? रिलेशन बनाने के लिए वीक एंटिटीज के साथ क्या करेंगे? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। वीक एंटिटीज बिकम सेपरेट रिलेशन with foreign key taken from the superior entity. And primary key is composed of partial identifier of weak entity and primary key of identifying relation, which is a strong entity. इसके रिलेशन कैसे बनेंगे? कन्वर्ट करेंगे तो चलें, कोई तो हो गया आपका। चलें, बातें करना फिर बंद करें, नहीं तो फिर क्विज खेल लेते हैं। क्या गैस है आपका, क्या करना चाहिए? 2 रिलेशन बनाने हैं, लेकिन उन रिलेशन में क्या होगा? अच्छा, इसमें ये देखिए, डिपेंडेंट नेम इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट का हमने क्या रूल पढ़ा है, क्या करेंगे? हर कंपोनेंट का सेपरेट एक एट्रीब्यूट बन जाएगा, तो एक तो ये एट्रीब्यूट सारे बन जाएंगे। अब इसको, ये है भी पार्शियल आइडेंटिफायर है, ये पार्शियल आइडेंटिफायर है, तो ये जितने कंपोनेंट्स होंगे ये भी पार्शियल आइडेंटिफायर का हिस्सा है। और तो डिपेंडेंट एम्प्लॉय टेबल में कितने एट्रीब्यूट्स होंगे जब रिलेशन बनाएंगे हम? तो 2 होंगे। और डिपेंडेंट में टोटल कितने होंगे?
एक दो तीन चार पांच, हाँ जी 5 होंगे। 5 वाले हाथ खड़ा करें और 6 वाले हाथ खड़ा करें और 7 वाले हाथ खड़ा करें। 6 होने चाहिए। 5 वाले भी हैं कोई? चलें देखते हैं क्या हुआ। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, अब प्राइमरी की देखें कैसे बन रही है। प्राइमरी की में पार्शियल आइडेंटिफायर प्लस जो फॉरेन की आई है वहां से उसको भी इंक्लूड किया हमने। जो प्राइमरी की जो फॉरेन की बनाई है, फॉरेन की बिकम्स पार्ट ऑफ द प्राइमरी की ऑफ द डिपेंडेंट टेबल। इसमें एक चीज है जो याद रखने वाली है। और एम्प्लॉय आईडी आपको नजर आ रही है यहाँ पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है कि एक एम्प्लॉय आईडी के डिपेंडेंट्स के नाम एक जैसे नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि इसमें इस टेबल डिपेंडेंट टेबल में सब एम्प्लॉयज के डिपेंडेंट्स पड़े हुए होंगे, तो इसलिए ये इंश्योर करने के लिए कि डिपेंडेंट्स वाली रोज जो हैं वो कहीं डुप्लीकेट ना हो, तो हमने एम्प्लॉय आईडी भी डाला है टू इंश्योर कि किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी के जब ये आप फर्स्ट नेम मिडिल इनिशियल लास्ट नेम डालेंगे तो ये रिपीट नहीं होंगे अगेंस्ट पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी। दैट्स व्हाई एम्प्लॉय आईडी इज आल्सो पार्ट ऑफ प्राइमरी की। एम्प्लॉय आईडी इज फॉरेन की बट इट इज पार्ट ऑफ प्राइमरी की ऑफ डिपेंडेंट टेबल, क्योंकि प्राइमरी की इज अ कंपोजिट और उसके 4 कंपोनेंट हैं प्राइमरी की के। एनी क्वेश्चन? ठीक है, क्लियर है? सर हर केस में जो हमारा पार्शियल आइडेंटिफायर है वो प्राइमरी की बनता है। हाँ, पार्शियल आइडेंटिफायर प्लस जो फॉरेन की वहां से आएगी मिल के प्राइमरी की बनेगी। सिर्फ पार्शियल आइडेंटिफायर अकेला प्राइमरी की नहीं बनेगा, जो फॉरेन की आएगी वो भी इंक्लूड करके प्राइमरी की बनानी है। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। इसमें सैंपल डेटा एंट्री कर सकते हैं आप। क्यों जी, सैंपल डेटा एंट्री हो जाएगी? अगर मैं क्विज ले लूं अभी, क्यों जी सैंपल डेटा एंट्री करें, इसमें कर लेंगे? हैं? नहीं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आएंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में भी तभी होगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये फॉरेन की आ गई जो नजर आ रही है आपको, एंड दिस इज कंपोजिट प्राइमरी की जो नीचे नजर आ रहा है आपको। नोट दैट डोमेन कंस्ट्रेंट फॉर फॉरेन की शुड नॉट अलाउ नल वैल्यूज इफ डिपेंडेंट इज अ वीक एंटिटी। यानी कि आपको एम्प्लॉय आईडी वाला जो फॉरेन की है यहाँ पे नल वैल्यू अलाउ नहीं करनी। वैसे फॉरेन की में नल वैल्यू आप अलाउ कर सकते हैं अगर आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैंडेटरी है कि फॉरेन की आपने अलाउ नहीं करनी। यानी कि ये पूरी कंपोजिट प्राइमरी की बन रही है, लेकिन अलग से इस पे कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा एम्प्लॉय आईडी में दैट इट शुड नॉट बी, नल शुड नॉट बी अलाउड। मैपिंग बाइनरी रिलेशंस। बाइनरी रिलेशंस कितनी एंटिटीज को आपस में रिलेट करते हैं? 2 को। सो दे कुड बी, वन ऑप्शन कुड बी वन टू मैनी, जिसमें हम पीछे एग्जांपल देखते आ रहे हैं। प्राइमरी की ऑन वन साइड बिकम्स फॉरेन की ऑन द मैनी साइड। दूसरा ऑप्शन होगा मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी इज डिफरेंट, इसको हम भी देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, मैनी टू मैनी में वी क्रिएट अ न्यू रिलेशन
वी क्रिएट अ न्यू रिलेशन, यानी थर्ड रिलेशन क्रिएट करेंगे। बाइनरी में 2 एंटिटीज है, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ थर्ड रिलेशन विद प्राइमरी कीज ऑफ 2 एंटिटीज एज 2 फॉरेन कीज। उस थर्ड रिलेशनशिप में हम प्राइमरी फॉरेन कीज दोनों प्राइमरी टेबल से लेकर जाएंगे और वहां पर लेकर जाएंगे। combination of both forms composite primary key in the new relation। और तीसरा ऑप्शन है 1 to 1 का, 2 टेबल हैं उनमें 1 to 1 है। आमतौर से जब 1 to 1 रिलेशनशिप बनाते हैं हम 2 टेबल्स के दरमियान में, तो एक मैंडेटरी साइड होती है और एक ऑप्शनल साइड होती है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल let's have a look on one to many example। This is an example between customer and order। A customer can have 0 or more orders। Note mandatory 1, यहां पे आपको लेफ्ट साइड पे mandatory 1 नजर आ रहा है, ये लेफ्ट पे नजर आ रहा है mandatory 1। तो यहां पे आपको नजर आ रहा है कस्टमर रिलेशन, नीचे नजर आ रहा है आपको ऑर्डर रिलेशन, और ये कस्टमर आईडी से कस्टमर में आपने ये फॉरेन की रिप्रेजेंट कर दी है। अगेन नो नल वैल्यू इन फॉरेन की, दिस इज बिकॉज ऑफ मैंडेटरी मिनिमम कार्डिनैलिटी। हम ये कह रहे हैं कि हर जो भी ऑर्डर होगा उसका किसी ना किसी कस्टमर के साथ ताल्लुक होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जब हम ऑर्डर में कोई रो इंक्लूड करेंगे तो उस रो में कोई ना कोई कस्टमर होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे कस्टमर आईडी की फील्ड को फॉरेन की भी बनाएंगे, लेकिन द मेन कंस्ट्रेंट में जाके हम उसको नॉट नल करेंगे। नल वैल्यूज शुड नॉट बी अलाउड। जब हम ये नॉट वैल्यूज नल वैल्यूज नॉट अलाउड करेंगे तो इसका मतलब है कि हमने मैंडेटरी 1 को इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि ऑर्डर मस्ट बी फ्रॉम अ कस्टमर। तो जो भी रो हम ऑर्डर टेबल में क्रिएट करेंगे उसमें कोई ना कोई कस्टमर आईडी हमें फिर डालनी पड़ेगी, नल अलाउड नहीं होगा। एनी क्वेश्चन? ओके, नाउ कमिंग ऑन टू मैनी टू मैनी। ये आपको मैनी टू मैनी नजर आ रहा है, और देयर इज एन एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशनशिप एज वेल। एम्प्लॉय completes many courses and a course can be completed by many employees, और जब भी complete होगा there should be some associated date completed। तो हम इसके साथ क्या करेंगे? Here completes relationship needs to become a separate relation। तो ये देखिए आप, बीच में हमने क्या किया, एक एम्प्लॉय रिलेशन बनाया है और एक हमने कोर्स रिलेशन बनाया है, और दरमियान में हमने एक नया रिलेशन बना दिया, इसका नाम हमने रख दिया सर्टिफिकेट। कुछ भी नाम रख सकते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट इज अ सर्टिफिकेट, जिसमें हम जो है डेट कंप्लीटेड डालेंगे, सर्टिफिकेट की डेट कंप्लीटेड। अब ये जो रिलेशनशिप बनाया है इसमें दोनों टेबल से फॉरेन की आएगी, एम्प्लॉय टेबल से फॉरेन की आएगी और कोर्स टेबल से फॉरेन की आएगी, और दोनों फॉरेन कीज को मिलाकर हम कंपोजिट प्राइमरी की बनाएंगे। इसका मतलब है कि किसी भी एम्प्लॉय आईडी और कोर्स आईडी का कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं हो सकता। इस सेंटेंस के बारे में क्या ख्याल है जो मैंने कहा है? जब हम प्राइमरी की बना देते हैं इसका क्या मतलब होता है यहाँ पे कि एम्प्लॉय आईडी और कोर्स आईडी का ग्रुप कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं हो सकता। यानी एक एम्प्लॉय आईडी 1 है, वो कोर्स आईडी अगर 1 है तो एक एम्प्लॉय एक कोर्स एक ही दफा करेगा, ठीक है। फेल हो गया तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, वो एंट्री नहीं होगी उसकी। लेकिन जब एंट्री होगी कंप्लीशन उसने एक दफा ही करनी है, एक दफा ज्यादा अलाउ ये डेटाबेस स्ट्रक्चर नहीं करेगा। यानी रिफ्रेशर कोर्स ये स्ट्रक्चर अलाउ नहीं कर रहा,
एक कोर्स एक दफा कर दिया तो बस दोबारा आप नहीं कर सकेंगे। अगर उसने दोबारा किया तो डेट ऑफ कंप्लीशन अपडेट कर देंगे। हाँ, रो अपडेट कर देंगे, पुराना रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, ये नहीं पता चलेगा इसने पहले भी किया था, खर्चा कराया कंपनी का, ये नहीं पता चलेगा। कॉस्ट तो बढ़नी चाहिए ना, अपने भी तो वैल्यू बढ़ाया। ठीक है, दूसरी कंपनी बता सकते हैं इतना खर्चा दिया है। ठीक है जी। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको? इसकी एसोसिएटेड डेटा एंट्री अगर मैं आपसे कहूँ सैंपल डेटा एंट्री करके दिखाएं, कर लेंगे? बतियारी करके आनी है फिर आपने। न्यू intersection relation. These two are foreign keys, and there is a composite primary key. Third one is the example of one-to-one relationship. हम कह रहे हैं कि a nurse is in charge of, may or may not be in charge of a care center. अगर वो इंचार्ज होगी तो उसकी एंट्री आएगी यहाँ पे ऑप्शनल टेबल में, इंचार्ज नहीं है तो उसकी ऑप्शनल टेबल में एंट्री नहीं आएगी। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ वन टू वन रिलेशनशिप। इसका मतलब यह है कि नर्स एक से ज्यादा केयर सेंटर की इंचार्ज नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। एक से ज्यादा केयर सेंटर की इंचार्ज नहीं हो सकती। इसमें भी आपको नजर आ रहा है डेट असाइन का एक एट्रीब्यूट नजर आ रहा है। इसके साथ क्या करें, यहां भी एक रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट नजर आ रहा है, क्या किया जाए? किसको? नर्स आईडी तो है ना प्राइमरी की। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो यहां भी रिलेशनशिप का एक एट्रीब्यूट आ रहा है डेट असाइंड, कि किस तारीख को डे केयर सेंटर उसको असाइन किया गया था, ये एट्रीब्यूट कहां लेके जाएं? क्योंकि इसी एट्रीब्यूट को हम किसी ना किसी रिलेशन में लेके जाना पड़ता है। तो ये एट्रीब्यूट के साथ क्या करें? हाँ जी, कुछ जरा खेज दिमाग इस्तेमाल करें, क्या करें इस एट्रीब्यूट के साथ? एक और रिलेशन बनाएं, उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। और आइडिया कोई? देखें है क्या कॉन्सेप्ट कि डेट असाइंड, जब भी डे केयर उसको अलॉट करेंगे तो उसको डेट असाइन करनी है। अगर हमने उसको डे केयर असाइन नहीं करना तो फिर डेट असाइन का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो देखा जाए तो ये डेट असाइन का जो कॉन्सेप्ट है ये इट इज रिलेटेड टू केयर सेंटर, तो हम ऑप्शनल वाले में डालेंगे। हम इसको क्या करेंगे? ऑप्शनल वाले में डाल देंगे। ऑफन वन टू वन रिलेशनशिप इज वन डायरेक्शन इज ऑप्शनल, एक साइड ऑप्शनल होती है। अगर एक साइड ऑप्शनल ना हो तो फिर हमें दो टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं है, हम फिर उसको मर्ज करके एक ही टेबल बना सकते हैं। तो कुछ डेटा ऑप्शनल होता है जिसकी वजह से हम सेपरेट टेबल बनाते हैं। अगर दोनों साइड ही मैंडेटरी हो जाए तो फिर हम मर्ज करके उसको एक ही टेबल में सारी वैल्यूज ला सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि ये नर्स है और ये डे केयर सेंटर है, इसमें हमने डेट असाइंड हम इस ऑप्शनल वाले में लेकर आ गए। तो हमने नर्स आईडी की फॉरेन की लिया है, यहाँ पे यहाँ प्राइमरी की है। एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशनशिप गोज इनटू द ऑप्शनल साइड। ये जो डेट असाइंड आ गया ये आ गया है ऑप्शनल साइड पे। Foreign key goes in relation on the optional side, matching the primary key on the mandatory side. तो एक फॉरेन की बात हो गई और दूसरा आ गई एट्रीब्यूट की बात हो गई। ये थोड़ा सा मुझे यहाँ लगाना चाहिए था, यहाँ लगा दिया। अच्छा जी, एसोसिएटिव एंटिटीज के साथ क्या करें?
एसोसिएटिव एंटिटी का काम सादा ही है, रिलेशन बनाएंगे और ऑलरेडी वन टू मैनी डिक्लेयर्ड है, तो फॉरेन की कहां पर आएंगी, कौन से टेबल में आएंगी, यहाँ पे ऑर्डर लाइन में, ठीक है, ऑर्डर लाइन में आ जाएंगी। इसकी ऑर्डर की आएगी यहाँ पे, यहाँ से प्रोडक्ट आईडी आएगी यहाँ पे, और ये इसका अपना एट्रीब्यूट है। तो ये देखें, हमने ऑर्डर लाइन का एक रिलेशन बनाया है, ऑर्डर आईडी इधर से आई है फॉरेन की, प्राइमरी की यहाँ से प्राइमरी की इधर गई है, और इसका अपना एट्रीब्यूट है। तो ये तो काम सादा ही है, वी कैन स्ट्रेट अवे डू इट लाइक दिस। और हमने क्या किया, इन दोनों को मिला के कंपोजिट प्राइमरी की बनानी होगी इस टेबल की, सो दैट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी शुड नॉट बी रिपीटेड। एक ऑर्डर आईडी में एक दफा ही प्रोडक्ट आईडी डाल सकें हम, दो दफा ना डाल, एक मल्टीपल टाइम नहीं डाल सकना चाहिए हमें। अच्छा, अगर इसके अंदर ऑलरेडी आइडेंटिफायर भी है, एक एसोसिएटिव एंटिटी है जिसमें ऑलरेडी आइडेंटिफायर भी है, जैसे इसमें शिपमेंट आईडी नजर आ रही है, पहले हमने क्या किया था, फॉरेन कीज लाके उनको कंबाइन करके प्राइमरी की बना दी थी। अब यह है कि यहाँ पे एक ऑलरेडी पहले से एक आइडेंटिफायर मौजूद है, तो फिर हमने फॉरेन की कैसे बनानी चाहिए हमें। तो अगेन इट इज सिंपल के फिर हम जो फॉरेन की आइडेंटिफायर डिक्लेयर किया उसको प्राइमरी की बना दें, और ये एज अ फॉरेन की वैसे ही आएंगी, यानी कि ग्रुप पूरा करने की जरूरत नहीं होगी, फिर हमें कंपोजिट प्राइमरी की बनाने की जरूरत नहीं होगी। जो जैसे पहले हमने इन दोनों को मिला के, कस्टमर आईडी और वेंडर आईडी को मिला के कंपोजिट प्राइमरी की बनाई थी, अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका अपना आइडेंटिफायर अवेलेबल था, तो हमने उसी की प्राइमरी की बना दी है, शिपमेंट आईडी की। तो ये एक थोड़ी सी छोटी सी वेरिएशन है इसके अंदर। एनी क्वेश्चन, सवाल कोई नहीं करते हैं आप लोग? चलें जी, सेम आइडेंटिफायर शिपमेंट आईडी इज दी प्राइमरी की। ओके जी, अब आ गई एग्जांपल, यूनरी रिलेशनशिप। वन टू मैनी हो सकता है, और वन टू वन में क्या होगा, रिकर्सिव फॉरेन की इन द सेम रिलेशन, और दूसरा हो सकता है मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी अगर होगी तो यहां भी हमें दो रिलेशन बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज यूनरी रिलेशनशिप में कितने एंटिटीज होती हैं इन्वॉल्व होती है, एक होती है। लेकिन अगर उसका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है तो फिर एक और रिलेशन दो फिर बनाने पड़ेंगे। तो मैनी टू मैनी में वन एंटिटी, वन फॉर एंटिटी टाइप एंड वन फॉर एसोसिएटिव रिलेशन इन विच प्राइमरी की हैज टू एट्रीब्यूट्स बोथ टेकन फ्रॉम प्राइमरी की ऑफ द एंटिटीज। की एग्जांपल दिखाता हूं आपको। पहले तो वन टू मैनी की एग्जांपल देखें। हम कह रहे हैं कि जी एन एम्प्लॉय मैनेजेस मैनी एम्प्लॉयज, एन एम्प्लॉय मैनेजेस मैनी एम्प्लॉयज। तो ये आपने क्या किया, एम्प्लॉय आईडी, ये तीन एट्रीब्यूट है, तो एक हमने फॉरेन की का एट्रीब्यूट इंक्लूड किया मैनेजर आईडी के नाम से, और मैनेजर आईडी इज फॉरेन की ऑफ एम्प्लॉय आईडी। इसकी डेटा एंट्री किस तरह होगी, एम्प्लॉय आईडी, दूसरा क्या है एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ बर्थ, और चौथा मैनेजर आईडी। ये पहली एंट्री मैं कर रहा हूं 01, नेम अली, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी है, मैनेजर आईडी। मैं कहता हूं अगर ये एम्प्लॉय आईडी खुद मैनेजर है तो इसको हम नल डाल देंगे, इसका कोई मैनेजर नहीं है। अब एक और एम्प्लॉय आईडी डालता हूं नंबर 2, और मैं कहता हूं कि जी इसका नाम है आतिफ, डेट ऑफ बर्थ है कुछ इसकी, और मैं कहता हूं जी ये जो नंबर 2 का जो मैनेजर है ये 1 है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो मैनेजर आईडी इज बेसिकली फॉरेन की, का मतलब है कि यहाँ पे जो भी वैल्यूज डालेंगे वो यहीं से उठ के आएंगी, इसके अलावा कोई वैल्यू आप नहीं डाल सकते। तो हियर व्हाट वी आर स्पेसिफाइंग,
that for employee ID 2 his manager is employee ID 1. एक और मैनेजर है 3, इसका मैं कहता हूँ इसका भी एम्प्लॉय मैनेजर आईडी 1 है। तो इसका मतलब है अब ये देखेंगे यहाँ पे क्योंकि फॉरन की है तो यहाँ पे वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, यहाँ पे वैल्यूज रो अक्रॉस द रोज रिपीट हो रही हैं, लेकिन ये क्योंकि फॉरन की है यहाँ पे वैल्यूज रिपीट नहीं होंगी। एक 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा। और हम वी कैन वी आर मेकिंग अ वन टू मैनी रिलेशनशिप। एक मैनेजर मल्टीपल एम्प्लॉयज को मैनेज कर सकता है। 01 is managing 2 and is also managing 3. तो इस तरीके से इसकी डेटा एंट्री होगी and you can see it's a one to many relationship. अच्छा जी, मैनी टू मैनी आ गया। मैनी टू मैनी ये जनरली हम इसको कहते हैं बिल्डिंग ऑफ मटेरियल स्ट्रक्चर। मैनी टू मैनी जब हम बनाते हैं ना तो इस स्ट्रक्चर की वजह से हम हायरार्कीज क्रिएट कर सकते हैं। आमतौर से होता है कि कॉम्प्लेक्स स्टोर्स के अंदर एक आइटम है, एक आइटम के अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट हो सकते हैं, उस कंपोनेंट के अंदर मुख्तलिफ आइटम्स हो सकती हैं, एक आइटम में कंपोनेंट हो सकते हैं, किसी कंपोनेंट में मल्टीपल आइटम्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल किसी गाड़ी का कार्बोरेटर खोल लें, कोई EFI खोल लें तो छोटे बेस ताज़ा कंपोनेंट्स हो सकते हैं। साइकिल ले लें, साइकिल के अंदर बेस काफ़ी कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट के अंदर फर्दर कंपोनेंट सब कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो दैट कुड बी अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जब आता है तो विद दिस मैनी टू मैनी स्ट्रक्चर हम कह रहे हैं जी आइटम हैज मैनी कंपोनेंट्स एंड अ कंपोनेंट कैन हैव मैनी आइटम्स। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट वी आर स्पेसिफाइंग। हम कहते हैं जी उसमें कितने कंपोनेंट्स है उसकी क्वांटिटी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर को, भाई साहब आगे आ जाए, आ जाए दोनों आ जाओ, शाबाश। ये पीछे वाले शहजादे दोनों आ जाओ। पगड़ी वाली सरकार और दूसरे वाले आ जाओ, दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ, दोनों पगड़ी वाली सरकार और नंगे सर वाली सरकार दोनों आ जाओ, शाबाश। वहां नहीं दिल लग रहा आपका, वहां इधर ये सामने मेरे पास आके बैठे, मेरे दिल से करीब हैं आप, इधर आए हैं। ये देखें आप, आपस में बातें नहीं करनी। मुझे गले में क्या लगाया भाई? अच्छा, गुड यार। अच्छा, ये स्ट्रक्चर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि इससे मैनी टू मैनी जो होता है यूनरी रिलेशनशिप, वी कैन क्रिएट अ हायरार्की। एक आइटम में मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं और एक कंपोनेंट में मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक मैंने स्टेटमेंट लिखी है, अ गिवन आइटम कैन कंटेन न्यूमरस कंपोनेंट आइटम्स एंड कन्वर्सली क्यों जी तुसी रह गए हो? Conversely, an item can be used as a component in numerous other items. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है माउंटेन बाइक, उसके अंदर कुछ आपको आइटम्स नजर आ रही हैं, हैंडल बार्स, ट्रांसमिशन व्हीकल्स, फिर ट्रांसमिशन के अंदर फर्दर आपको ब्रेक्स नजर आ रही हैं, रिटेलर नजर आ रहा है, सामने एक और स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, टैंडम बाइक वगैरह वगैरह। तो जब हम इसको अगर हमने मैनी टू मैनी को हम इस तरह भी
डिपिक्ट कर सकते हैं विद वन एसोसिएटिव एंटिटी। आइटम है, आइटम हैज कंपोनेंट्स, आइटम इज यूज इन असेंबलीज, इफेक्टिव डेट एंड क्वांटिटी। अब अगर इसको आप देखें तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है मैनी टू मैनी का। तो इस स्ट्रक्चर को हमने इस तरीके से बनाना है एक आइटम का टेबल है और फॉर एग्जांपल हम एक कंपोनेंट का टेबल है। अब इसमें दो, एक आइटम आईडी, आइटम नंबर आ रही है फॉरेन की, और एक और फॉरेन की आ रही है उसी से, यानी कि एक टेबल से दो फॉरेन की आ रही हैं, एक ही प्राइमरी की से दो फॉरेन कीज बना रहे हैं हम। तो ये बड़ा स्पेशल किस्म का स्ट्रक्चर है, ये आपने ध्यान में रखना है। ये एक प्राइमरी की आइटम आईडी, इस टेबल में एक आइटम नंबर है, ये भी इसी की फॉरेन की है, और एक कंपोनेंट नंबर है, ये भी इसी की फॉरेन की है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हमने ग्रुप को फॉरेन की बनाया हुआ ताकि आइटम नंबर और कंपोनेंट नंबर का ग्रुप रिपीट ना हो सके। एक ग्रुप जब डाल दिया कि जी एक एटम का ये कंपोनेंट है तो फिर रिपीट ना हो सके। डेटा स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, डेटा स्ट्रक्चर इसका कैसे बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ये आइटम नंबर है 101, 102, 103, ये क्योंकि ये प्राइमरी की है, ये रिपीट नहीं हो रही। यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, मेन असेंबली, असेंबली 1 वगैरह वगैरह, यूनिट क्वांटिटी। अब ये दूसरा वाला टेबल है, इसमें ये आइटम नंबर आ रही है और ये कंपोनेंट नंबर आ रहा है। तो कंपोनेंट नंबर भी बेसिकली इसी में से उठ के आएगा और आइटम नंबर भी इसी से उठ के आ रही है। तो अब ये ग्रुप पूरा रिपीट नहीं हो सकता, 101, 102 का पूरा ग्रुप रिपीट नहीं होगा। आप कहते हैं जी 101 आइटम है, इसका एक कंपोनेंट है 102 जो कि क्वांटिटी 1 में चाहिए हमें। 101 का एक कंपोनेंट है 103 जो कि हमें दो क्वांटिटीज चाहिए उसकी हमें फॉर आइटम 1। फिर आइटम 1 का एक और कंपोनेंट है 104, ये हमें 3 क्वांटिटी में चाहिए। तो 101 हम ये कह सकते हैं कि 101 के अंदर 3 कंपोनेंट्स होंगे और उनकी डिफरेंट क्वांटिटीज होंगी। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि एक कंपोनेंट है 105, उसमें आइटम 102 यूज हो रही है और 105 में 103 भी यूज हो रही है और उसकी क्वांटिटीज डिफरेंट है। तो ये इस तरह का एक पूरी एक हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं। आइटम के अंदर कंपोनेंट डाल सकते हैं, कंपोनेंट के अंदर आइटम्स हम डाल सकते हैं बाय यूजिंग 2 डिफरेंट टेबल्स, 2 टेबल्स के साथ। तो भी इसके लिए एक टर्म यूज होती है बिल ऑफ मटेरियल स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं बिल ऑफ मटेरियल स्ट्रक्चर। तो वो इस एक यूनि रिलेशनशिप की मैनी टू मैनी फॉर्म के जरिए बनाया जाता है। ओके, मैपिंग टर्नरी relationship, one relation for each entity and one for the associative entity. Associative entity has foreign keys to each entity in a relationship. Example देखते हैं इसकी। ये एक टर्नरी रिलेशनशिप है, आपको नजर आ रहा है कि 3 रिलेशनशिप हैं और दरमियान में एक एसोसिएटिव एंटिटी है। अगर नहीं भी है तो बन जाएगा। अब इसमें देखें, इसमें प्राइम फॉरेन की कहां पर आएंगी, फॉरेन की कहां पर आएंगी, पेशेंट ट्रीटमेंट के अंदर आएंगी। तो अब इसका अगर मैं कन्वर्ट करता हूं इनटू अ रिलेशनशिप, तो ये देखें, ये आपका पेशेंट ट्रीटमेंट, ये आपकी एसोसिएटिव एंटिटी का रिलेशन है और आपको नजर आ रहा है कि पेशेंट आईडी भी एज अ फॉरेन की आ रही है, फिजिशियन आईडी भी एज अ फॉरेन की आ रही है, ट्रीटमेंट कोड भी फॉरेन की आ रहा है। और हमने क्या किया है कि हमने ये 3 मिला के हम इसको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, यहाँ पर डेटा है तो हमने फॉरेन की, हमने 5 कॉलम्स को मिला के फॉरेन की प्राइमरी की क्रिएट की हुई है। समझ आ रही क्यों क्रिएट किया? रिमेंबर दैट प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक। पेशेंट आईडी, फिजिशियन आईडी और ट्रीटमेंट कोड। एक पेशेंट एक फिजिशियन पे एक ही ट्रीटमेंट के लिए मल्टीपल टाइम जा सकता है, इसलिए डेट होनी जरूरी है। इसलिए हमने डेट को भी फॉरेन की बनाया हुआ है। तो ये जब तक 5 को मिला के फॉरेन की नहीं बनाएंगे उस वक्त तक हम ये
यूनिक रो अचीव नहीं कर सकते।